बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन की। हमने डिस्कस किया था कि हम पूरे करियर जर्नी को, स्टूडेंट्स की करियर जर्नी को 4 पार्ट्स में हम समझ सकते हैं। पहला पार्ट तो है उनको सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार करना, दूसरा ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन के लिए तैयार करना, तीसरा इन दोनों इंफॉर्मेशन के आधार पर डिसीजन लेना, और चौथा जो डिसीजन लिया है उसके हिसाब से प्रिपेयर करना। ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। कई किताबों में और कई सिस्टम्स में 3 स्टेप्स दिखाई देंगे, उन्होंने क्लब कर दिया है। कई में 5 स्टेप भी दिखाई देंगे, उन्होंने किसी चीज को 2 पार्ट में कर दिया है। बट ब्रॉडली जो मेरी समझ बनी है वो यही 4 स्टेप्स हैं जिसमें हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ शालीन, आपने हैंड रेस किया है, बताइए। सर स्क्रीन शेयर कर लो। हेलो, बोलिए। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। नहीं, अभी नहीं किया मैंने, अब करने वाला हूं। ओके। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम जो हैं वो 5वें दिन पे आ गए हैं, नेविगेटिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क, करियर इंफॉर्मेशन। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमने कर लिया। बाकी जो 3 स्टेप्स है मैं इकट्ठा ही कर रहा हूँ क्योंकि सबसे मुश्किल स्टेप 1 ही होता है। 2, 3, 4 में थोड़ी सी लिनियरिटी है, इसमें ज्यादा कोई मतलब तैयारी की तो जरूरत पड़ती है इनमें भी एज ए करियर काउंसलर आपको, लेकिन वो पैरेलल तैयारी चलती रहती है, वो उतना चैलेंजिंग नहीं है। इसलिए मैंने तीनों को क्लब कर दिया है ताकि हम इसको आज क्लोज करें, क्योंकि कल का हमारा टारगेट है कि हम कल डिस्कस करें कि हम अपने आप को करियर गाइडेंस प्रोफेशनल के रूप में डेवलप करने के लिए और क्या कर सकते हैं। और कल का मेजर डिस्कशन है कि अपने कॉलेज में करियर गाइडेंस सेल कैसे एस्टेब्लिश करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, एनुअल कैलेंडर किस तरह से बना सकते हैं। और एक सूचना और भी अभी मैं दे दूं आपको, और एंड में भी आपसे शेयर करूंगा। मैंने डायरेक्टर हायर एजुकेशन डॉक्टर अमरजीत जी से बात की है। मैं ये प्लान कर रहा हूँ, हमने ओपनिंग भी ऐसे ही कर ली है, बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे शुरू कर दिया। बट हमारी टीम को ये लग रहा था कि क्लोजिंग में थोड़े से फॉर्मल हमको रखना चाहिए, तो कल का सेशन कंटेंट वाला 4:30 में खत्म कर लें, और उसके बाद हाफ एन आवर का एक वैलिडिक्टरी सेशन भी हमारे साथियों की सजेशन थी, जिसमें शायद अभी सर ने कंफर्म नहीं किया, उन्होंने बोला आज करेंगे, तो डायरेक्टर हायर एजुकेशन डॉक्टर अमरजीत शायद मुख्य अतिथि होंगे। दूसरी चीज जो है वो जो मैं अभी आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जिन जिन कॉलेजेस के टीचर जुड़े हैं उनके प्रिंसिपल यदि उस सेशन में ज्वाइन कर सकें तो बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं जो प्रिंसिपल्स ग्रुप है उसमें भी एक रिक्वेस्ट डाल दूंगा कि हमने ऐसा ऐसा किया है, तो जो साथी हमारे इसमें जुड़ना चाहें तो दे आर वेलकम। क्योंकि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर यदि आप कुछ प्लान करते हैं, हमको एक जनरल विजन का आइडिया लगता है तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे बीच ऑलरेडी एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जुड़ी हुई है, नीरू मैम, शुरू से लेकर अब तक जुड़ी हुई हैं। उनका होना भी मुझे बहुत सहारा और संबल देता है। हमारे साथ वरिष्ठ साथी के रूप में डॉक्टर गोपाल दत्त जी जुड़े हैं। बीच में सर की ट्रैवलिंग भी रही है, आज मैं सर को फिर देख पा रहा हूं तो उनका फिर से स्वागत है। और कल मैं थैंक यू। मैं ट्रैवलिंग में था, आई मिस योर सेशन, पिछले 2-3 सेशन मिस कर गया सर। मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूं, तो जब मैं वापस पहुंचता हूं अपलोड करूंगा तो जितने साथी हमारे हैं सबके साथ में ग्रुप में शेयर करूंगा, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है सर। तो सर आपसे अनुरोध है सर कि कल क्लोजिंग वाले सेशन में भी आप भी रहें, और आप भी हमारे बाकी पार्टिसिपेंट से भी 1-2 आइडिया ये है कि हम इसको ना प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन मोड में करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर सेक्रेटरी इस तरह के लोग कन्विंस हो जाते हैं, तो जीसीटी धर्मशाला में या एससीआरटी सोलन में किसी एक जगह पे 1 वीक ऑफलाइन करना चाहेंगे हम इसको, ताकि अभी तो हमने स्किल प्रैक्टिस, सुपरविजन, गाइड, फीडबैक उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है। मेरा तो 6 दिन का उद्देश्य है कि कुछ आइडियाज जाएं, कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो। एक्चुअल ट्रेनिंग तो सर अब हम सबको पता है कि ऑफलाइन में ही हो पाती है, तो यदि हम कल आखिरी आधे घंटे में माहौल बना सकते हैं इसके लिए तो दैट विल बी गुड थिंग। ओके, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ऑफलाइन तो बहुत ही लोगों को बहुत मददगार होगा, बट इवन ऑनलाइन भी मेरे को लगता है जो हमारे यंग प्रोफेशनल्स है इनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं और ये अच्छा काम करेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है वो इंटरेक्टिव हैं, बहुत सारे सवाल भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में लगता है कि इट्स ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर सर कि जनरली मैंने देखा है एफडीपी जिसमें पढ़ना भी पड़ता है, हैंड आउट भी है, असाइनमेंट भी है,
10, 15, 20 से ज्यादा लोग रेगुलर नहीं होते हैं। मुझे खुशी है कि 70-80 लोग तो आ ही रहे हैं, तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड हैं, विच इज अ ग्रेट साइन फॉर अस। राइट, तो लेट मी स्टार्ट आउटलाइन। करियर इन्फॉर्मेशन क्या है, गाइडेंस में क्यों जरूरी है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, करियर इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, डिसेमिनेट कैसे कर सकते हैं, कैंपस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, करियर डिसीजन मेकिंग क्या है, करियर प्रिपरेशन क्या है, उसमें एक शिक्षक के रूप में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, आज का ये एजेंडा है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि पार्टिसिपेंट में हम वो स्किल डेवलप कर सकें। स्किल अवेयरनेस सेशन है। देखिए, स्किल डेवलपमेंट की प्रोसेस में पहला स्टेप है स्किल अवेयरनेस। मैं स्किल अवेयरनेस स्टेज पे ही काम कर रहा हूँ। फिर स्किल डेमोन्स्ट्रेशन और स्किल प्रैक्टिस, ये जो 2 और 3 स्टेप है वो ऑनलाइन में नहीं पॉसिबल है। हालांकि आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा स्किल डेमोन्स्ट्रेशन का भी। आई डोंट नो कितना हम इफेक्टिवली कर पाएंगे, बट एटलीस्ट जो मेरा टारगेट है कि कम से कम स्किल अवेयरनेस तो हो। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन से जो डेटा आया है उसको ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन से जोड़ के डिसीजन मेकिंग और प्रिपरेशन की तरफ कैसे ले जाए, आज मैं सिर्फ इतना ही आपसे साझा करना चाहता हूँ। लर्निंग आउटकम्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं आगे सीधा सीधा करियर इन्फॉर्मेशन पे जा रहा हूं। देखो, करियर इन्फॉर्मेशन क्या है बेसिकली, ये ऑक्यूपेशन के बारे में, एजुकेशनल पाथ के बारे में, वर्क इन्वायरमेंट के बारे में जो भी स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, वही करियर इन्फॉर्मेशन है। अदरवाइज इट इज सिंपली डाटा। देखो, हम लोग सब समझते हैं इसको, और जो मेरे स्टूडेंट हैं कुछ जुड़े हुए जो बीएड में मेरे साथ थे, मैंने वहां भी पढ़ाया हुआ है उनको कि ये 4 लेवल हैं: डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, है ना। डाटा तो एक फैक्ट है, बट मीनिंगफुल डेटा है तभी वो इंफॉर्मेशन बन पाती है, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। और उससे हम कुछ काम ले पाते हैं तो नॉलेज है ना। तो ये जो आइडिया है कि इंफॉर्मेशन क्या है जो रेलेवेंट है, जो स्ट्रक्चर्ड है, ऑक्यूपेशन के बारे में, एजुकेशनल पाथ के बारे में और वर्क इन्वायरमेंट के बारे में, और इसी के आधार पर हम इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन ले पाते हैं। इसी के बेस पे हम प्रॉपरली गाइडेंस दे पाते हैं। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि सेल्फ अवेयरनेस को रियल वर्ल्ड पॉसिबिलिटीज से कैसे लिंक करें। ये तब तक हम लिंक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सूचना नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे लड़कियों को ये लगता था, जो मेरे उसमें आई, कि सर मैंने तो एयरफोर्स ज्वाइन करना था, लेकिन मैंने तो साइंस जो है वो 12th में या 10th में ही ड्रॉप कर दिया। अब ये क्या है कि यदि काउंसलर को ये नहीं पता है कि एयरफोर्स में जाने के लिए साइंस कंपलसरी नहीं है। हाँ, एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए साइंस कंपलसरी है, लेकिन एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स बनने के लिए साइंस की जरूरत नहीं है। बीए करके भी गर्ल्स हमारी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एयरफोर्स में जा सकती हैं। तो वो जो है ना, सेल्फ अवेयरनेस को रियल वर्ल्ड पॉसिबिलिटीज से कैसे लिंक करें, वो भी ध्यान में रखने की जरूरत है। करियर इंफॉर्मेशन क्यों मैटर करता है करियर गाइडेंस में? एक तो सबसे बड़ी चीज है कि गेसवर्क खत्म हो जाता है, मतलब आप तुक्का नहीं मार रहे होते हैं, और जो आपका डिसीजन होता है वो इंपावर्ड और कॉन्फिडेंट डिसीजन होता है। सब्जेक्ट लर्निंग को करियर आउटकम यहाँ पर दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि मैंने जो फिजिक्स पढ़ी, मैंने जो हिंदी पढ़ी, मैंने जो कंप्यूटर साइंस पढ़ा, उसका करियर से क्या लिंकेजेस है, मैंने संस्कृत पढ़ी, उसका करियर से क्या लिंकेजेस है, वो यहाँ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। करियर इन्फॉर्मेशन से ही जो करियर को लेकर के मिथ है, करियर को लेकर जो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो भी दूर होती है। और करियर इन्फॉर्मेशन यदि सब तक पहुंचती है तो इक्विटी भी प्रमोट हो रही है, इंक्लूसिव एक्सेस प्रमोट हो रहा है। क्योंकि गाइडेंस विदाउट इन्फॉर्मेशन, अपनी अवेयरनेस तो ठीक है, लेकिन उस अवेयरनेस का करेंगे क्या जब तक वो रियल लाइफ की सिचुएशन हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाए। और कनेक्ट हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास सूचना नहीं है। करियर इन्फॉर्मेशन के 2 पार्ट हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन मैंने जो सिस्टम डेवलप किया है उसमें 2 ही पार्ट है: ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन। अब क्या है कि मेरे कुछ साथियों को पता है जो जुड़े हैं, बाकियों को मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। कोविड के टाइम में हिमाचल सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए हर घर पाठशाला नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया। उस दौरान मुझे कांटेक्ट किया, मेरा एक स्टूडेंट ही है जो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं चंबा में, और राष्ट्रपति अवार्डी और बड़े सारे अवार्ड उनको दुनिया भर के मिले, युद्धवीर।
युद्धवीर को कांटेक्ट किया गया कि कुछ काम करने के लिए, लेसन प्लान वगैरह बनाने के लिए, और उसी को कहा गया कि आप छुट्टियों में करियर गाइडेंस के लिए भी कुछ आप करो। तो युद्धवीर ने कहा कि ये मेरे टीचर हैं, आप उनसे बात कीजिए। तो फिर डायरेक्टरेट ने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने 30-40 वीडियोस, 10 से 12 मिनट के शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाए हैं। यदि आपको, जो मेरे पुराने साथियों को तो पता है, बट जिनको नहीं पता है और वो वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें टॉपिक और वीडियो का लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। उनमें मतलब मेरा टारगेट तो 50 का था, लेकिन शायद 32 ही मैं बना पाया हूँ। और लेकिन ओवर दिस ईयर मैंने सोचा हुआ है कि, सोचा ही, अभी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई है कि 50 मैंने उसको कंप्लीट कर देना है। वो है तो 10वीं और 12वीं के बच्चों के, लेकिन ग्रेजुएशन के जिन स्टूडेंट्स ने भी उनको देखा है, उनको ये बहुत यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा है। मेरे कई साथी जो स्कूल प्रिंसिपल हैं, वो अपने स्कूलों में उसको यूज कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, उनका फीडबैक आता है। वो बोलते हैं कि हम आपका एक 10 मिनट का वीडियो चलाते हैं, उसके बाद बच्चों से चर्चा करते हैं, बच्चों को बहुत क्लैरिटी होती है, और बच्चों को तो छोड़ो, टीचर्स को क्लैरिटी होती है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन में ये सारी चीजें हैं, मैं भी आपको ब्रीफली डिस्कस करता हूं। इनको बच्चों के साथ मैं कैसे डिस्कस करता हूं, 10वीं 12वीं के बच्चों के साथ, यदि आप ये रुचि रखते हैं तो मैं चाहूंगा, ये सारे तो मैं नहीं आपको, हालांकि मैं हर पे मैंने 2-2 स्लाइड्स बनाए हैं, ज्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि कंटेंट की बहुत अधिक जरूरत नहीं होती, उदाहरणों की जरूरत होती है। तो मैंने हर चीज में खूब सारे उदाहरण दिए। तो आप, जब मैं ये वाला ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि आपको जो चीज लगता है यार ये क्या होगा और इसमें हम बच्चों को कैसे बता पाएंगे, ये नहीं समझ में आ रहा हो, हालांकि मैं कोशिश करूंगा, आप नोट कर लें। मैं ये वाली पीपीटी बंद करके, जो बच्चों के लिए जो पीपीटी है, वीडियो के लिए जो मैंने बनाई थी, मैं आपको वो डेमोन्स्ट्रेट करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने जैसा शुरू में कहा कि स्किल अवेयरनेस पे फोकस है, लेकिन आज एक आध चीज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाना चाहूंगा। तो ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, देखो, पहला है करियर नेम। अब आप बोलोगे इसमें क्या बताने वाली बात है? देखो, 2 बातें, एक तो हमारे बच्चों को बहुत सारे करियर का नाम ही नहीं पता, दूसरा बच्चे करियर की तैयारी ही नहीं कर रहे होते हैं। बच्चों से पूछो क्या प्लान है अगला, तो बोलेंगे एमबीए। अब बताओ, एमबीए करियर है कि डिग्री है? बच्चों से पूछो क्या करना है, आईआईटी। अब आईआईटी इंस्टीट्यूशन है कि करियर है? बच्चों से पूछो कहाँ जाना है आगे, बोलते हैं नासा। अब नासा में तो स्वीपर भी होते हैं, अकाउंटेंट भी होते हैं, नासा में तो कैंटीन भी है, वहां शेफ भी होते हैं, नासा में सारे एस्ट्रोनॉट थोड़ी होते हैं। तो नासा में क्या करना है ना? वो करियर नेम, करियर का नाम क्या है? आप एयर होस्टेस बोलते हो उसको, एक्चुअली एक चीज मैं शायद आगे भी डिस्कस करूंगा। मैं चाहूंगा यदि आप यूजुअल में ऑफलाइन प्रॉपर कोर्स यदि कराता तो मैं आपका एक पूरा सेशन ही रखता उस पे। ऑक्यूपेशन को के इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए आईएलओ ने एक सिस्टम डेवलप किया, उसको बोलते हैं इसको, ISCO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, इसको ISCO। उसको कॉपी करता हुआ, नॉट कॉपी करता हुआ, उससे इंस्पायर होता हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है NCO, नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। तो करियर गाइडेंस सेल में मैं कोशिश करता हूं कि नया वाला NCO, और हमारी अपनी कितने तरीके के ऑक्यूपेशन है, उनकी क्या क्लासिफिकेशन है। जैसे लाइब्रेरी में बुक को क्लासिफाई करते हैं, उसी तरह से ऑक्यूपेशन को भी 3 डिजिट 4 डिजिट लेवल पे क्लासिफाई किया गया है। मेजर फैमिलीज हैं ऑक्यूपेशन के, उनकी सब फैमिलीज। तो NCO और इसको मेरे ख्याल 2008 के बाद रिवाइज नहीं किया उन्होंने, और NCO मेरे ख्याल 2008 के आधार पर हमने 2015 में रिवाइज किया, और जहां तक मुझे याद है उसके बाद रिवाइज नहीं हुआ। तो थोड़ा करियर का नाम, ऑक्यूपेशन का नाम आपको पता चलेगा। फिर उस ऑक्यूपेशन में करते क्या है, जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ बेटा क्या बनना है, स्कूल के बच्चा बताता है सर फैशन डिजाइनर। मैं पूछता हूँ बेटा फैशन डिजाइनर करता क्या है, तो कुछ नहीं बता पाते। तो करियर का नाम, उस करियर में होता क्या है, फिर उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है, वहाँ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स क्या है, सैलरीज क्या है, पर्क क्या है। बच्चों को ये वर्ड ही नहीं पता, वेजेस क्या होती है, सैलरी क्या होती है, परक्विजिट्स क्या होती है, जिसको कि शॉर्ट में हम पर्क कहते हैं, वो क्या होती है, हर करियर के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या होते हैं, उस करियर में घुसने का रास्ता क्या है।
तो मैं बच्चों को वहां पर मैप देता हूँ हिमाचल का और बोलता हूँ बेटा शिमला कितने तरीके से पहुंचा जा सकता है, तो बच्चे बताते हैं कि ये सोलन से भी जा सकते हैं, सिरमौर से भी जा सकते हैं, कुल्लू से भी जा सकते हैं। एंट्री रूट का आइडिया क्या है, यदि आपको एडिटर बनना है किसी जर्नल मैगजीन का तो क्या क्या तरीके हैं, टीचिंग में आना है तो क्या क्या तरीके हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है, फिर उस करियर का फ्यूचर भी क्या है, मतलब करियर का फ्यूचर बढ़ने वाला है, घटने वाला है, खत्म हो जाने वाला है, ये जानकारी जो है वो बहुत क्रिटिकल है। तो अब आप ये बताएं कि ये आप सबको क्लियर है कि इसमें से एक दो कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें यू वुड वांट मी टू शेयर समथिंग एल्स एज वेल। तो मैं क्योंकि अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा आपका चैट बॉक्स, अब मुझे दिखाई पड़ेगा, आप बताएं। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स एंड रिस्क जो है इसमें ऑक्यूपेशनल हैजार्ड और कुछ और बताएं ताकि मैं उनको आइडेंटिफाई करके रखूं। और कोई इनमें से, या मैं एक बार और लिस्ट दिखाऊं, लिस्ट एक बार और देख लीजिए, इनमें से कोई एक चीज जो आप जानना चाहते हो कि इस वाले में बच्चों को कैसे हम इसको कम्युनिकेट करेंगे, हालांकि वो 10वीं 12वीं के हिसाब से है बट आप उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके कॉलेज के लिए यूज कर सकते हैं। देखो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस का फायदा ये मतलब ये है कि क्या चीजें हैं उस ऑक्यूपेशन के बारे में जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और यूजुअली जब आप करियर इंफॉर्मेशन पार्ट में जाते हैं, किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं, तो वो यूजुअली आपको उसके पॉजिटिव चीजें ही बताता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी निगेटिव इन द सेंस की जो मुझे नहीं पसंद है, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल अभी एक ही क्वेरी आई है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड को लेकर के, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उससे जुड़े हुए वीडियो पीपीटी में आपको शेयर करता हूँ। स्क्रीन तो विजिबल होगा ना अभी? यस सर, विजिबल है सर। ओके, तो देखो ये ना हमने समग्र करियर ऑनलाइन शुरू किया था, समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से था ये और समग्र शिक्षा की तरफ से था, और तो हमने उसका वो नाम रखा था। तो मैं पहले पिछला रिवाइज करता था फिर आगे। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में यूजुअली हम ये बताते थे बच्चों को कि हैजार्ड क्या है और रिस्क क्या है, थोड़ा उसकी अवेयरनेस देते हैं बच्चों को। फिर जब ये क्लैरिटी हो जाती है कि हैजार्ड क्या है, रिस्क क्या है, ऑक्यूपेशन में क्या हैजार्ड हो सकते हैं, हमारा काम का नेचर है। जैसे हमको पता ही है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है ना। तो आपको ये देखना है कि यदि आप उस पर्टिकुलर सेक्टर में जा रहे हैं, जैसे आर्मी पुलिस, उसको आपको पता ही है लाइफ का ही रिस्क होता है वहां पे। यदि आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं जहाँ हाथ से काम होती है और बड़ी मशीनें हैं और मशीनें रिस्की हैं, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इस तरह के हैं। अब तो चलो मर्चेंट नेवी में बहुत सेफ्टी फीचर्स आ गए हैं, बट एक टाइम में मर्चेंट नेवी को बहुत हेजार्डस समझा जाता था, है ना। मेंटल हैजार्ड भी माना जाता था क्योंकि 6-6 महीने लोगों को समंदर में ही बीत जाते थे, फैमिली वालों से बात किए वक्त जमाना हो जाता था। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या है, जो वर्क प्लेस में आप एक्सपीरियंस करते हो। हर वर्क प्लेस का हैजार्ड और रिस्क होता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। डिग्री जो है वो ऑक्यूपेशन टीचिंग में रिलेटिवली नहीं, बहुत कम हैजार्ड है कंपेयर टू आर्मी फॉर एग्जांपल, है ना। तो डिग्री जो है वो अलग अलग जगहों पे वेरी करती है। केमिकल हैजार्ड हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हैजार्ड हो सकते हैं, फिजिकल हैजार्ड हो सकते हैं, सेफ्टी हैजार्ड हो सकते हैं। तो उन सब के हमने बच्चों को थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में देना है। साइकोलॉजिकल हैजार्ड हो सकते हैं, खासकर जो हमारा प्रोफेशन है काउंसलिंग का, उसमें तो साइकोलॉजिकल हैजार्ड भी होते हैं। आपने 20 लोगों की दुख भरी कहानियां सुन ली और वो कहानी आप कैरी कर रहे हैं, आपकी अपनी भी कहानी चली हुई है, तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू प्रॉब्लम क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। तो साइकोलॉजिकल हैजार्ड भी हो सकते हैं। तो बेसिकली मैसेजेस क्या हैं कि जब आप ऑक्यूपेशन, क्योंकि याद रखना कि हमारा जो थीम है ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन पे है, तो जब ही आप कोई ऑक्यूपेशन और करियर की बात करें तो पता करें उसके हैजार्ड क्या है, रिस्क क्या है, टाइम जोन किस तरह का है, वर्किंग कंडीशन किस तरह का है। ये हमने फ्राइटन करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बट आपको अवेयर करने के लिए कह रहे हैं। तो जब हम ज्वाइन कर लेते हैं कई बार तब पता चलता है यार इसमें तो ये रिस्क इन्वॉल्व था, तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है। यदि आपको पहले से रिस्क पता होता है तो आप उसके लिए बेटर प्रिपेयर होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली हैजार्ड्स और उसके लिए है। और कोई चीज जो आप इसमें से जानना समझना चाहते हैं ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट में ही मैं कह रहा हूँ।
अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, या मैं देखता हूँ इसमें। सर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंडस्ट्रियल ट्रायल्स। नहीं, वो तो नेक्स्ट वाले में है शालीन, वो अभी हम नहीं कर रहे डिस्कस। अभी मैं सिर्फ कर रहा हूँ ऑक्यूपेशनल, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला। ओके सर। अभी इस वाले में कोई और है टॉपिक, या आगे बढ़ता हूँ मैं फिर? किसी ने कुछ लिखा तो नहीं? नहीं लिखा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन, देखो ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली हम जिस भी करियर में जाना चाहें, वहां के लिए तैयारी के लिए आपको इंस्टीट्यूशन चाहिए होगा। जब आप इंस्टीट्यूशन के बारे में पता करते हैं तो किन किन बातों का पता करना चाहिए आइडियली? यूजुअली हम सिर्फ नाम पता करते हैं, कहाँ है, कितनी फीस है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। अब जैसे जो ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, कई बार बच्चों को हमने भेजा किसी इंडस्ट्री में कि जाके पता करो वहाँ कौन कौन से ऑक्यूपेशन है। वो जाते हैं, जो हम मैनेजर होता है, मेरा कोई परिचित होता है, वो बच्चों की अच्छी से सेवा करता है, समोसे वोसे खिलाता है, थोड़ी बहुत बात करता है, बच्चे घूम के आ जाते हैं। मैं पूछता हूँ क्या सीखा? बच्चे बोलते सर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, बड़ा कुछ सीखा। मैं पूछता हूँ क्या? फिर ये जो आप देख रहे हो ना, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चे चुप हो जाते हैं, इन्होंने पूछा ही नहीं होता है। तो मैंने इस पे भी एक वर्कशीट बनाई हुई है। वर्कशीट क्या है? आई विल शो दैट टू यू इन अनदर 10 मिनट्स, ताकि बच्चे जाएं तो इसको भर के लाए। नहीं तो बच्चे जाते हैं जनरल घूमते फिरते हैं, जो सुना दिया वो सुन लेते हैं और वापिस आ जाते हैं, तो रियल सेंस में लर्निंग नहीं हो पाती। इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या पता होना चाहिए? कोर्सेज क्या हैं, प्रोग्राम्स क्या हैं, जो कोर्स आपको चाहिए वो कहाँ मिल रहा है, लोकेशन कहाँ है, गांव में, शहर में, बड़े शहर में, कितने किलोमीटर पे, सरकारी है, प्राइवेट है, एडेड है, किस तरह का इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन में जाने के तरीके क्या है, कॉमन टेस्ट होता है कि वो का स्पेशल टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी, ये बड़ा क्रिटिकल है। हमारे बच्चों को एलिजिबिलिटी का टर्म ही क्लियर नहीं है कि एलिजिबिलिटी होता क्या है। जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ, अच्छा पिज्जा डिलीवरी बॉय की क्या एलिजिबिलिटी होती है? कोई अनम्यूट करके बताएं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू बिकम अ पिज्जा डिलीवरी बॉय? वैलिड टू व्हीलर लाइसेंस होना चाहिए सर। Yes. उसके पास एक वैलिड 2 व्हीलर लाइसेंस होना चाहिए। एलिजिबिलिटी मतलब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट विच इज क्रिटिकल टू गेट इनटू इट, वो एलिजिबिलिटी है। तो हमारे बच्चों को वही नहीं आइडिया होता कि एलिजिबिलिटी क्या है, +2 में मैथ्स चाहिए कि नहीं चाहिए। एज की एलिजिबिलिटी होती है, फौज में जा रहे हो, प्रोटेक्शन सर्विसेज में जा रहे हो, हाइट की एलिजिबिलिटी होती है, इतना किलोमीटर इतने मिनट में होना चाहिए, इतनी हाइट इतने में हाई जंप होना चाहिए, लॉन्ग जंप होना चाहिए, वो सब एलिजिबिलिटी में आता है। एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, किस तरह का टेस्ट होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड है या नहीं है। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमारा एक स्टूडेंट गया, तो वहाँ कोई उसने स्कॉलरशिप टेस्ट लिया तो उसकी फीस 40% कम हो गई। यदि और अच्छा स्कोर होता तो 80% घट जाता। तो वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, हॉस्टल है या नहीं है, कैंपस पे और क्या क्या फैसिलिटी है, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। देखो ये सूचना अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन में सूचना आपको मिलेगी ही नहीं। तो वहां पर मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि यदि हो सके तो उस इंस्टीट्यूशन में फिजिकली जाओ। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे पता करो, दे आर द बेस्ट इन्फॉर्मर। क्योंकि टीचर भी कई बार मिसलीड करते हैं, वेबसाइट तो उनका मिसलीड करता ही है। फिर उनका इंडस्ट्री से क्या टाई अप है, ये भी बहुत क्रिटिकल है। फॉर एग्जाम्पल IIIT कोटा जो अभी NIT जयपुर से चल रहा है, उनके मैं एडवाइजरी बोर्ड में था, तो हम लोगों ने उनके लिए एक प्रोग्राम किया था और उन्होंने पूरा उन किन इंडस्ट्री के साथ टाई अप है नए, हमने वहाँ एक मैंने इंडक्शन प्रोग्राम डिजाइन किया था, 6 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम था। और देखो उस संस्था का विजन जो हमारे यहाँ पता नहीं कब आएगा, उन्होंने क्या किया, वो 6 दिन के प्रोग्राम में उन्होंने 2 क्रेडिट कोर्स की वैल्यू कर दी। तो बच्चों की अटेंडेंस कंपलसरी हो गई, असाइनमेंट कंपलसरी हो गई, तो वो सक्सेसफुल इंडक्शन रहा। अब जैसे हमने कल इंडक्शन प्लान किया हुआ, मुझे नहीं पता कितने बच्चे प्रकट होते हैं, है ना। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि उस इंडक्शन में एक दिन जिन संस्थाओं के साथ IIIT कोटा का टाई अप है, उन लोगों ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी, तो वो बड़ा क्रिटिकल है। बट हमारे यहाँ अभी भी उस लेवल तक चीज नहीं पहुंची है। इंटर्नशिप की क्या अपॉर्चुनिटी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, देखो ये मैं लिस्ट कर रहा हूं जस्ट टू ब्रॉडन द विजन ऑफ योर स्टूडेंट्स। आई एम नॉट सेइंग कि हर संस्था के बारे में सारी चीजें पता चल ही जाएंगी, बट पता चले ये उसकी कोशिश जितनी ज्यादा हो सकती है वो होनी चाहिए।
तो एक कंपोनेंट ऑफ करियर इन्फॉर्मेशन है। एलुमनाई अचीवमेंट, वहाँ कौन पढ़ के गया है, वहाँ उनके पुराने लोगों की क्या अचीवमेंट रही है, सक्सेस स्टोरीज क्या रही हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हमारे प्रैक्टिकल, कहाँ सूचनाएं उपलब्ध हैं। ऑक्यूपेशन के बारे में जानना चाहें तो मैंने ऑलरेडी इसको एनसीओ की बात कर दी है आपको। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने विजिट किया है, कुछ लोगों ने किया होगा। नेशनल करियर सर्विस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में पोर्टल बनाया है। स्किल इंडिया का जो है एनएसडीसी, खास करके नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो है। यूजीसी की साइट पे कई बार सूचनाएं होती हैं, खास करके यूजीसी की साइट पे सबसे बड़ी सूचना होती है विदेश में पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप है वो थ्रू यूजीसी अवेलेबल है, खासकर +2 के बाद, हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी के लिए। तो जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमारे एक साथी हैं, आप में से कई लोग परिचित होंगे, अभी मेरे ख्याल सर हरिपुर गुलेर में है इकोनॉमिक्स के, डॉक्टर दिनेश। उनके बहुत सारे बच्चे यूरोप से बीए और एमए कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, सर की गाइडेंस की वजह से, क्योंकि उनको पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी स्कॉलरशिप दे रही है, कितनी फेलोशिप दे रही है। उनकी खुद की डॉटर भी गई और उनके बड़े सारे बच्चे गए हैं। तो वो हम उनको भी यूजीसी की साइट पे, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जो मैंने बताया कि अब एफडीपी भी 2.0 करेंगे, उसमें दिनेश सर का नहीं तो हम एक लेक्चर ही रख देंगे कि सर आप ही बताएं। और उसमें बाय द वे आपको जो 2.0 होगा उसमें मेरा एक भी नहीं होगा, 6 के 6 टॉपिक्स अलग अलग एक्सपर्ट्स के होंगे, उसमें मैं सही सोच रहा हूँ। तो गवर्नमेंट के पोर्टल से इंडस्ट्री बॉडी, आई डोंट नो आप लोगों को आइडिया है कि नहीं, स्किल गैप को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाए हैं। 36 सेक्टर स्किल काउंसिल्स बने हुए हैं, मैं भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा तो पता तो चले। उस पे स्किल पीडिया भी है, आप कौन कौन से उसमें, यदि आप स्किल्ड हैं और आपको जॉब चाहिए तो रजिस्टर करा सकते हैं, और आप यदि स्किल्ड लोगों को जॉब देना चाहते हैं एज एन एम्प्लॉयर, वो भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनकी साइट पे चीजें अवेलेबल हैं। इंस्टीट्यूशन की साइट पे चीजें अवेलेबल हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मिंडलर तो इंटरनेशनल है, आई ड्रीम करियर इंडियन है। मैं भी आपको ये सारी सूचनाएं आपको हैंडआउट में भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एलुमनाई, लोकल मेंटर, फील्ड विजिट किसी इंडस्ट्री का, सेक्टर का, उससे भी इंफॉर्मेशन मिलती है। करियर कॉलम्स हर अखबार में आता है। करियर रिलेटेड बड़े सारे शोज हैं, उनके भी पॉडकास्ट हैं, मैं लिंक भेजूंगा अभी। रिपोर्ट्स हैं बड़े सारे, गवर्नमेंट के लेबर मार्केट रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रिपोर्ट आता है, लेकिन वो 2-3 साल बाद आता है, तब तक वो सारी चीजें पुरानी हो जाती हैं। अब मैं थोड़ा इसको और डिटेल में कर रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। गवर्नमेंट सोर्सेस, एनसीएस मैं बता चुका हूँ। एनसीईआरटी ने अभी, खासकर हमारे पास यदि स्कूल से कुछ टीचर शायद यदि जुड़े हैं तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने, एनसीईआरटी ने करियर गाइडेंस सेल स्कूलों में कैसे डेवलप करें, क्या करें, बहुत अच्छा मैनुअल डेवलप किया हुआ है। तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, मुझसे भी बांध सकते हैं। वो भी बड़े सारे बुकलेट्स अवेलेबल हैं उनके भी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉडल करियर सेंटर के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, जिनके लोगों की मुझे ट्रेनिंग देने का अवसर मिला था हिपा में, बट मैंने उनको 6 रिकमेंडेशंस दी थी, सिर्फ पहली मानी उन्होंने। यदि बाकी 5 मानी होती तो हम कुछ और सिचुएशन अभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की देख सकते थे। सबसे अधिक मेरे लिए दुर्भाग्य की सिचुएशन ये रही कि उस समय जो स्टेट लेवल पे काम कर रहे थे वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे। जब मैं चंबा में था तो हम लोग मिलके करते थे, तो उनको मेरा पता था, मुझे उनका पता था। तो जब ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड थर्ड पे पहुंचे, तब तक सर की ट्रांसफर किसी और डिपार्टमेंट में हो गई और वो प्रोग्राम वहीं रह गया। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के पास भी इंपॉर्टेंट सूचना होती है। स्किल इंडिया की साइट पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। ट्रेनिंग सेंटर की भी है। स्किल्स, जैसे ग्रीन स्किल सेक्टर काउंसिल है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया फ्री कोर्सेज करा रही है और कोर्स करने वाले को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। अभी देहरी में तो नहीं, लेकिन शाहपुर में मैंने उस पर कई अवेयरनेस सेशंस लिए थे। आई डोंट नो कोई बच्चा गया कि नहीं, क्योंकि कई बार बच्चे जाते हैं, इन्फॉर्म नहीं करते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हमारे पास होनी चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, वो भी आप देखें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे तो पुराने पेपर आपको मिल जाएंगे जो भी टेस्ट देना चाहते हो। डिफरेंट एग्जाम बोर्ड की साइट पे चीजें उपलब्ध है। कई बार स्कूल्स कॉलेज के करियर सेल में भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं उपलब्ध है। जनरल जॉब पोर्टल, नौकरी, इंडीड, लिंक्डइन, मॉन्स्टर, ये सब वेबसाइट्स हैं। सेक्टर स्पेसिफिक पोर्टल, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ।
यदि हम एनजीओ सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया जो साइट है और सबसे पुरानी है, मेरे ख्याल 15-20 साल से तो मैं ही जानता हूँ, डेवनेट जॉब्स। डेवलपमेंट सेक्टर, मेरे जो बच्चे एनजीओ सेक्टर में जाना चाहते हैं सबको इन्हीं से नौकरी मिली है। एनजीओ बॉक्स, जॉब्स फॉर गुड, ये बड़े सारे, इसमें यूनाइटेड नेशंस जो जॉब अप्लाई करती है वो भी मिलते हैं, लोकल एनजीओ जो अप्लाई करता है वो भी मिलता है। सोशल सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब का अभी भी सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, रिचेस्ट एंड बेस्ट सोर्स। तो बच्चे कम से कम देखना तो शुरू करें एम्प्लॉयमेंट न्यूज में होता क्या है। उनके लिए सारी 95% चीजें रेलिवेंट नहीं होंगी, बट एटलीस्ट उनको एक ओरिएंटेशन होगी कि इतनी तरीके की नौकरियां होती हैं, इतनी तरीके की वैकेंसी होती है। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि कैंपस में क्या कर सकते हैं, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्रिएटिवली। मेरे कुछ स्टूडेंट ने कॉलेजेस में तो नहीं, लेकिन जब मैं स्कूल टीचर्स के साथ काम करता था तो स्कूलों में क्या क्या उन्होंने किया, आई विल शेयर दैट विद यू। एजुकेशन सेक्टर की वे वेबसाइट है, फैकल्टी प्लस, एकेडमिक पोजीशंस को लेकर के बड़ी सारी चीजें आती हैं। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की फील्ड में यदि कोई जाना चाहे तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने अभी शेयर किया है। करियर एक्सप्लोरेशन के भी कुछ वेबसाइट हैं, जैसे करियर 360 मैगजीन भी है जो मैं अपने कॉलेज में शुरू कराने वाला हूं। शिक्षा.com है, आई ड्रीम करियर है, कॉलेज दुनिया है, careerguide.com है, कई यूट्यूब चैनल हैं, पॉडकास्ट हैं, है ना, स्टडी IQ एक यूट्यूब चैनल है, और बड़े सारे जो हैं आपको इंडियन एडू हब, उसमें भी करियर इंफॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी मिल जाती है। करियर टॉक्स, अभी मेरी एक परिचित है, मतलब वो PhD कर रही थी, तो मैंने करियर गाइडेंस में एक यूनिवर्सिटी ने 8 PhD स्कॉलर नॉमिनेट किए थे, उनकी फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग मैंने ऑनलाइन दी थी। वहां एक थी लेडी, वो अलग अलग थीम पे वीडियोस बनाती हैं, अलग अलग करियर पे, तो उनके वीडियोस इफ यू वांट आई कैन शेयर, और एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आता शुरू हो जाता है। अनअकैडमी, ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, इन पे भी बहुत सारी करियर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। प्रिंट मीडिया, मुझे नहीं लगता है कि इसको मुझे रिपीट करने की जरूरत है, इसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हैं। पीपल बेस्ड रिसोर्सेज, ये हम बहुत कम यूज करते हैं। करियर काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट के अलावा हमारे पास टीचर्स, मेंटर्स, एलुमनाई और फैमिली, ये बहुत बड़ा सोर्स है। खासकर जो अपर मिडिल क्लास है वो तो अपनी फैमिली कनेक्शन यूज करता है कि मेरे फलाना दिल्ली में है, मेरे फलाना बेंगलोर में है, मेरे फलाना लंदन में है, उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो कैसे हम इसको, ये इनफॉर्मल है। टीचर्स को भी, हमारे जो टीचर्स हैं उनके पास भी बहुत एक्सपोजर और जानकारी है, उनके अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसको भी हम लिवरेज कैसे करें, वो भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। प्रोफेशनल्स इन द फील्ड, ये हर कॉलेज ऑलरेडी कर रहा है, हम ऑलरेडी प्रोफेशनल्स को ऑलरेडी बुलाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसको अलग से बताए जाने की जरूरत है। NGOs भी हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे भी आपको सूचना मिल सकती है, जैसे संवादा एक NGO है बैंगलोर में, या प्रॉमिस फाउंडेशन बैंगलोर में एक NGO है जिनके साथ मैंने काउंसलिंग सीखी 3 साल, उनके पास भी। क्वेस्ट अलायंस है, मेरे दोस्तों ने मिलकर शुरू की थी, आज वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्किलिंग कंपनी है, खासकर ये गर्ल्स और डिसएडवांटेज्ड लोगों पे वोकेशनल एजुकेशन में इनका बहुत अच्छा काम है। इनके साथ मैंने 2007-8 में, जब इन्होंने शुरू किया था, 8 या 9 में, तब इनके शुरुआती दौर में इनके साथ में जुड़ा था। उसके बाद नाउ दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क ऑलरेडी, और खास करके अभी जो इनका काम है, जो इन्होंने मुझे एक शेयर किया था, स्टेम करियर हम समझते हैं ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्टेम कोर्सेज और स्टेम करियर्स में गर्ल्स की इनरोलमेंट कैसे बढ़ाएं, उस पे इनका काम था। तो अब हम एक जो नेक्स्ट पे जा रहे हैं, वो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये तो सूचना है, और आपको ये भी लग गया होगा सूचनाएं तो अनंत है, इतनी सूचनाएं क्या करेंगे क्या, और इसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। तो जो मैंने प्रैक्टिकली 3 साल करके देखा, इधर तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मतलब इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट ये आप लोगों के लिए टिप है। अब सारी चीजें मैं कर भी नहीं पाऊंगा, यदि हम मिल के काम करें तो हो पाएगा। इस सूचना को ऑर्गेनाइज करने का जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो ये है कि आप थ्योरेटिकली ऑर्गेनाइज कीजिए। जो रियलिस्टिक करियर के लिए तैयार करने वाले कोर्सेज और सूचनाएं हैं, उनकी एक अलग फाइल बनाएं, इन्वेस्टिगेटिव की अलग बनाएं, आर्टिस्ट। अब आप थियरी कौन सा यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे रियाजिक, मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो मान लो क्लरिकल पोस्ट आई है कहीं, JOA की पोस्ट आई है, तो अब आप बताओ JOA से जुड़ी हुई जो भी पोस्ट आई है वो कौन से हेडिंग में जाएगी? रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग, कन्वेंशनल, किस में जाएगी? अनम्यूट करके बताइए, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। कन्वेंशनल सर। परफेक्ट, तो कन्वेंशनल की फाइल में वो चली गई। फॉरेस्ट गार्ड की आएगी तो किस में जाएगी बताइए?
रियलिस्टिक सर। वेरी गुड। सो द पॉइंट इज कि हमको ऑलरेडी एक थ्योरेटिकल फ्रेम है। अभी क्या हो रहा है हमारे हिमाचल में, बच्चा शायद फिजिकल एक्टिविटी के लिए फिट हो लेकिन तैयारी वो जेओए के लिए कर रहा है, जबकि वैकेंसी दोनों की निकली है ना। तो थोड़ा सा हमको अब थोड़ा सा थियरी को ये यूज करें। मैंने बहुत साल ये वाली थ्योरी यूज किया है जो मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये मैं क्यों नहीं यूज करता हूँ, इसके कारण है जो भी मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा, थोड़ा व्यक्तिगत कारण भी है उसमें, और मेरे जो नजदीक के एक दो लोग जुड़े हैं शायद उनको बताया भी था मैंने कभी। एनीवे, कोई थ्योरी यूज कीजिए, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप जिस कॉलेज में हैं वहां का करियर गाइडेंस सेंटर जिस थ्योरी को यूज करके चलता है उसके हिसाब से आप 6 फाइलें, अलमारी के 6 खाने बना लें, क्योंकि बच्चों को आपने यदि असेसमेंट करके बच्चों को पता है कि ये आर्टिस्टिक करियर यहाँ पे जाएगा और मैं आर्टिस्टिक हूँ, या सोशल करियर वहां पे जाएगा और मैं सोशल में हूँ, तो बच्चों के लिए फिर उसको फाइल फ्लिप थ्रू करना इजी हो जाएगा। और बल्कि कई स्कूलों में जो मैंने शुरू करवाया वो चल रहा है, वो क्या करते हैं कि एक एरिया का एक वीक, मतलब रियलिस्टिक वीक बनाते हैं। उस पूरे हफ्ते बुलेटिन बोर्ड अर्थात नोटिस बोर्ड पे रियलिस्टिक करियर और कोर्सेज की सूचनाएं, अगले हफ्ते इन्वेस्टिगेटिव। तो देखो ना, करियर गाइडेंस सेल, ये कल याद रखना क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। मेरे जो अपने कलीग है मेरे कॉलेज में, उनको पता है कि मैं 10 बातें बोलता हूँ उनको और 8 खुद भूल जाता हूँ, तो मैं उन्हीं को जिम्मेवारी देता हूँ कि भैया तुमने मुझे याद भी दिलाना है, करना तो है ही, मुझे याद भी दिलाना है। तो आपने मुझे कल याद दिलाना है। कल जब हम प्लान बना रहे होंगे अपने गाइडेंस सेल में, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि हमने एक एक्टिविटी तो यही है कि 6 एरियाज के हमने 6 वीक्स की एक्टिविटी तो हम इसी से निकाल के बच्चों को अवेयर। एक तो तरीका ये। दूसरा, सेक्टर वाइज, ये देखो स्किल सेक्टर काउंसिल है। तो यदि बच्चे को मान लो इंटरेस्ट एबिलिटी के हिसाब से नहीं चल रहा है, सेक्टर में इंटरेस्ट है उसका, ऑटोमेटिव सेक्टर, रिटेल सेक्टर, आईटी, मीडिया, रबर, हेल्थ केयर, जेम्स ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, एग्रीकल्चर, टेलीकॉम, बीएफएसआई समझते हैं आप लोग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज, लेदर, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक, प्लम्बिंग, कैपिटल गुड्स, अपैरल, टेक्सटाइल, माइनिंग, पावर। ये जो है ना लिस्ट है। अभी जैसे जो इसमें मेरा फेवरेट है वो है ग्रीन जॉब्स एंड पीडब्ल्यूडी। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अलग सेक्टर है, ग्रीन जॉब्स के लिए एक अलग सेक्टर है। इसका एक्चुअल पर्पस यही है कि ये जो ऑफर देने वाले हैं उनको और जो ऑफर लेने वाले हैं इस सेक्टर में, उनको एक जगह जोड़ा जाए। ब्यूटी एंड वेलनेस, हैंडीक्राफ्ट, ये सारा कुछ जो है वो आप देख सकते हैं। मतलब ऑफ कोर्स देखो, प्रॉपर जब कोर्स डिजाइन करते हैं 2 साल की, उसमें तो फिर हर पर असाइनमेंट, हर पर एक्टिविटी होती है ताकि हमारी उस सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़े। बट अभी तो मैं आपको, जैसा मैंने कहा, एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको ग्रेविटी क्या है, एक्सटेंट क्या है, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अब आपने जब ऑर्गेनाइज कर लिया तो डिसेमिनेट कैसे करेंगे? पोस्टर के थ्रू, करियर फेयर के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, इंडिविजुअल लेवल पे भी, स्मॉल ग्रुप में भी, क्लास वाइज भी, क्लास वाइड एक्टिविटी। टाइमिंग बड़ा क्रिटिकल है। देखो, यदि तो आप छोटी क्लासेस में कर रहे हो जहां डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी कर लो। लेकिन जिन बच्चों ने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्टेज क्रॉस कर लिया है उनके लिए बेस्ट होता है। फैकल्टी की भूमिका क्या है, मैं अगले स्लाइड में आपसे डिटेल डिस्कस करूंगा। लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन, आप में से कुछ लोगों ने आर्टिकल पढ़ा, 2014 का मेरा आर्टिकल है, थोड़ा सा पुराना हो गया है। नजर, कम से कम नजर मारी? यस सर। ओके। और संजय जी के अलावा भी किसी ने देखा? वो मेरा अब तक का सबसे अधिक साइटेड वर्क है, क्योंकि लेबर मार्केट और ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन में करियर गाइडेंस में ज्यादा लोग काम कर नहीं रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे काम ज्यादा कर रहे हैं। तो अभी भी उसको बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन आप सबको पता है, स्किल, ट्रेंड, वेजेस, सेक्टर शिफ्ट, उसके बारे में। इससे हम इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में अपनी इंफॉर्मेशन को बेटर सिचुएट कर सकते हैं। ये पर्सन फिट पे फोकस होना चाहिए, ये नहीं कि लेबर मार्केट में इसका स्कोप ज्यादा लग रहा है तो उधर ही बच्चों को हमने झोंक देना है। करंट होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकली रेलिवेंट। इस पे हम अभी अलग से चर्चा करने वाले हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल कैंपस स्ट्रेटेजी पे आ रहा हूं। एक तो करियर फेयर, साल में एक करियर फेयर जरूर करें, और ये कब करें? जब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की एक्टिविटी हो चुकी हो। तो जो, जैसे मान लो मेरा जो कॉलेज है
वहां बच्चे जो हैं वो टीचिंग में, आर्मी में, ये 2 एरियाज उनके फेवरेट हैं। मान लो 4-5 और ले लिया, तो 6 से 8 करियर हमने चुन लिया और उनके एक्सपर्ट्स को बुलाया और सीरीज ऑफ लेक्चर्स, एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर, संवाद, ये चलता रहा। तो करियर फेयर पे मेरी एक पब्लिकेशन है ऑस्ट्रेलिया से, मेरी मैकमोहन ने आइडियाज फॉर करियर प्रैक्टिशनर्स छापा था 2014-15 में। तो दुनिया भर के 40-50 लोग इनवाइटेड थे कि आप कोई आइडिया दीजिए। तो मेरा आइडिया बिल्कुल नया नहीं था, पुराना आइडिया। करियर फेयर हर जगह होता है, लेकिन करियर फेयर को हम अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, कि एक्टिविटी होकर रह जाती है। उसको अच्छे से कैसे यूज करना है वो मैंने उसमें कंट्रीब्यूट किया था। बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, कोई थियरी कोई कुछ भी नहीं है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, मैं आपको ओरिजिनल पेपर भी शेयर कर दूंगा। अभी मैं आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं कि आखिर उसमें था क्या। करियर फेयर, ये बुक तो मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो सॉफ्ट फेयर। तो मैंने टाइटल रखा था करियर फेयर मैक्सिमाइजिंग करियर लर्निंग। तो आइडिया यही था कि मैं चौड़ी में था तब का है ये। मैं इसको थोड़ा सा जूम, ओके। तो पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड डाली थी मैंने, एम्स डाले थे, टारगेट क्लाइंट ग्रुप क्या है, कब किया जाना चाहिए, कितनी देर का सेशन होगा, उसकी रोटी, क्या क्या मटेरियल लगेगा, स्पीकर को इनविटेशन क्या जाएगा वो भी मैंने लिखा हुआ है, स्पीकर से प्रोफाइल मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे, स्पीकर को प्रेजेंटेशन के लिए क्या गाइडलाइन देनी है, बच्चे जो अटेंड करेंगे उनकी वर्कशीट क्या होगी, एड क्या होगा और प्रिपरेशन की चेकलिस्ट क्या होगी, ये सारी इसमें लगाई हुई है। तो प्री इंटरेक्शन फेज क्या होगा, पूल ऑफ स्पीकर कैसे बनाते हैं, लिस्ट ऑफ स्पीकर कैसे बनेगा, स्टूडेंट्स को कैसे इसके लिए तैयार करने की जरूरत है। अभी हम क्या करते हैं, स्पीकर आ जाता है, उसके बाद हर कमरे में या जो बच्चे बाहर घूम रहे थे उनको अंदर बिठा देते हैं। इवेंट तो हो जाता है बट फायदा नहीं। लॉजिस्टिक्स की क्या जरूरत होगी, इंटरेक्शन किस तरह से करनी है, कैसे इंट्रोडक्शन होनी है उनकी, इनविटेशन का सैंपल इसमें आपको दिखेगा, स्पीकर की प्रोफाइल मांगनी है तो हमने उनसे क्या लेना है, स्पीकर को प्रेजेंटेशन के लिए बोलना है तो वही वाली वर्कशीट जो बच्चों को वर्कशीट बनाई थी उससे मिलता जुलता है कि क्या काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लोकेशन क्या है, इंडोर है, आउटडोर है, लोग अकेले काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, हेजार्ड्स क्या हैं, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कितने पैसे मिलते हैं, और ये स्टूडेंट वर्कशीट है। तो प्रेजेंटर और स्टूडेंट, ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ, मैं चंबा कॉलेज में था तो हमारा एक परिचित के रिलेटिव मर्चेंट नेवी में था, उसने आया, वो पता नहीं कुछ कुछ में बोलता रहा, बच्चों ने पता नहीं क्या समझा क्या नहीं समझा। तब मैंने रियलाइज किया कि गलती हमारी है, हमने उसको प्रॉपर गाइड ही नहीं किया था कि उसको बोलना क्या है, और बच्चों ने भी कुछ उस तरह से नहीं पूछा जैसे पूछना चाहिए। तो फिर हमने वर्कशीट बनाई। आपकी टीम की तैयारी हो गई है कि नहीं, उसका ये पूरा लिस्ट है, टिक 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 लगाना, ये हो गया है कि नहीं, हो गया है कि नहीं तो आप लास्ट मिनट तक दबाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है कि करियर फेयर क्या है, कैसे है। आपको यदि राइटअप चाहिए होगा तो ये अवेलेबल है, आप मैं इसी को जो मैंने आपको दिखाया ग्रुप में डाल दूंगा यदि आपको चाहिए होगा तो। बुलेटिन बोर्ड बहुत पावरफुल है इंफॉर्मेशन का तरीका। करियर गाइडेंस सेल के बाहर एक बड़ा बुलेटिन बोर्ड हो जिसपे या करियर गाइडेंस सेल यदि किनारे है तो बुलेटिन बोर्ड ऐसी जगह पे हो जहां से बच्चे अक्सर गुजरते हो। देखो, करियर इंफॉर्मेशन का जो काम है वो आपको एज ए टीचर हमको तो पता होना चाहिए, बट ये जिम्मेवारी बच्चों को दो। बच्चे इंटरनेट से ढूंढे, बच्चे अखबार से ढूंढे। एक एक्टिविटी में ट्रेनिंग में कराता था, अखबार दे देता था और बोलता था कि इसमें लेबर मार्केट की क्या सूचना है जो हमारे लिए काम की है। तो आपको लेबर मार्केट लेंस से भी देखने की आदत लग जाती है। सब्जेक्ट वाइज करियर टॉक्स, एलुमनाई सेशन, आपके यहाँ के ऑलरेडी लोग अच्छे अच्छे करियर्स में, उनको बुलाना, ये आप ऑलरेडी करते हो। वर्कबुक, इंफॉर्मेशन कैप्सूल, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप और जॉब शेडोइंग का अंतर समझते हैं हम लोग क्या होती है। इंटर्नशिप में आप जाते हैं और वर्कर की तरह काम करते हैं। जॉब शेडोइंग में आप जाते हैं और वर्कर को शैडो की तरह फॉलो करते हैं और सीखते हैं, करते नहीं है ना। तो आपको पता चलता है कि उस सेक्टर के क्या क्या है। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, रियल स्टोरीज की, बच्चे गए और उनका इंटरेस्ट और गहरा हो गया, या बच्चे गए उनका इंटरेस्ट ही चेंज हो गया। दोनों केसेस आपको मिलूंगा।
फील्ड विजिट से भी आइडिया लगता है। व्हाट्सएप ग्रुप, ऑनलाइन करियर अपडेट चैनल, ये भी एक तरीका है। कल को यदि हम लोग हिमाचल के कॉलेजेस मिलके एक अपना चैनल बना सकें, करियर इंफॉर्मेशन चैनल, तो बहुत बढ़िया चीज होगी। बट मैं आइडियाज ही दे सकता हूँ, सारी चीजें मेरे लिए मटेरियलाइज करना पॉसिबल नहीं होगा। बुलेटिन बोर्ड मैंने अलग से भी एक लिखा हुआ है। अब हम पहला पार्ट जो करियर इंफॉर्मेशन का था उसके लास्ट पार्ट में आ गए हैं। तो 2 क्वेश्चन पढ़ें आप, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, फिर हम इंफॉर्मेशन के बाद डिसीजन मेकिंग वाले फेज पे जाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं उनके पास करियर इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के चैलेंजेस हैं, और दूसरा लोकल सोर्सेज क्या हैं जिसको हम टैप कर सकते हैं। तो मैं अब स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं अभी आप, और आपको जरूरी नहीं इन्हीं 2 पर चर्चा करें। अभी तक जो मैंने बात की है उसमें से पहले तो यही बताएं कि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या लगी, या आपको किस चीज के बारे में नहीं पता था जो आपने जाना। उसके बाद हम इन सवालों करेंगे। आपको अभी तक की चर्चा में सबसे काम की बात क्या लगी, जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सोचा था, या यूनिक है, या आपको लगा अच्छा हाँ ये भी है, हमने कभी नहीं ध्यान दिया। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। अमित बताइए। सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमें ये पता लगा कि हमें बच्चों को बताना क्या है सर। बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं सर जिसका हमें खुद ही आइडिया नहीं है सर। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज जहाँ पर हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं, वो तभी कर पाएंगे सर जब हमें खुद पता होगा। तो मेरे लिए तो सर ये बहुत सारी चीज इसमें ऐसा थी पहले पता नहीं थी सर। इतना ही सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू अमित, थैंक यू। और कोई स्पेसिफिक एग्जांपल भी देना चाहेंगे? जैसे सर एमसीओ जो आपने बात की, तो इसका मुझे अभी तक बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं जस्ट जैसे आपने बात की, आई वेंट टू द साइट, मैंने वहां से डाउनलोड किया, अरे वाह, और मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन की हुई है, और मुझे लगता है कि दैट विल बी ए वेरी गुड सोर्स फॉर मी इवन। तो इसका मुझे आज तक बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है वो भी, लेकिन अभी फिर भी अच्छा डॉक्यूमेंट है, अच्छा डॉक्यूमेंट। हाँ नहीं, डॉक्यूमेंट काफी अच्छा है। तो पूरा कैटेगराइज करके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन सी जॉब्स हैं, किस तरह की हैं, बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसमें। आई एम ग्लैड दैट यू फाउंड इट ग्रेट। और बताएं, कोई और साथी कुछ और ऐड करना चाहेंगे? नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार मैम, प्लीज। सर जो अभी हमने 2 मॉडल आपने कहा ना, एक आप जो आपका पर्सनल है, और एक रिजिक वाले मॉडल में जिस तरह से कैटेगराइज करने के लिए आपने कहा, तो अगर उस तरह से सारे करियर्स को हम उनमें स्लॉट्स में डाल के और उसमें जिन बच्चों की मतलब लाइकिंग है उसके हिसाब से कर पाए, बट इट्स एन आइडियलिस्टिक व्यूज। आपकी तरह से अकेले करना पॉसिबल नहीं है, टीम सबको लगना पड़ेगा अपने अपने फील्ड में, अपने अपने सब्जेक्ट्स में। ओनली देन इट इज लाइक कि हम लोग वहां पहुंच पाएंगे कि एटलीस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम डिसएमिनेट कर पाए। और एक अभी आपने लास्ट में जो कहा था कि लेबर मार्केट के जो आगे कई करियर बीच में खत्म होने वाले होते हैं, उनके बारे में हमें कहीं इंफॉर्मेशन मिलती भी नहीं है, और बच्चे उसके लिए तैयार हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कंप्यूटर्स का क्रेज इतना है कि सब बच्चे कंप्यूटर्स की ओर दौड़ रहे हैं, जबकि पता है कि एआई के आने के बाद कई ऐसी जॉब्स हैं जो शायद आने वाले सालों में खत्म होने वाली है, बट स्टिल किड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज। तो अच्छा लगा आजकल, मतलब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, इट्स लाइक बम्बार्डमेंट। नहीं मैम, मैंने तो अभी क्या बोलते हैं, मैंने कोशिश ये की थी कि कम से कम रखा जाए, लेकिन आई कैन सी कि इट इज रिक्वायर्ड। ये इस समय की नीड है, हम लोग सच में अनअवेयर है बहुत सारी चीजों से सर। आई एग्री विद संजय सर। ओके सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर गोपाल ने कहा कि जो कैटेगराइज करने वाला आइडिया है जो नीरू मैम ने भी पिक किया, वो उनको बहुत यूजफुल आइडिया लग रहा है। गुड। और कोई साथी? अच्छा, अब हम जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं कि एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है करियर गाइडेंस में। मैंने अपने चैप्टर में तो काफी इसी पे बहुत कुछ लिखने की कोशिश की है। क्या चैलेंजेस लगते हैं हमको, कि क्या चुनौतियां हमारे क्षेत्र में जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं?
क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था, स्कूल में था, तब तो मेरा स्कूल झारखंड में था, वहां तो 4 दिन बाद अखबार आता था, इंटरनेट था नहीं, टीवी था नहीं, तब तो करियर की और कोई सूचना ही नहीं थी अखबार के अलावा। रेडियो था तब, राइट, रेडियो पे भी सूचना आती थी। अब तो एक तरह से कह सकते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज हो गई है, इंटरनेट की वजह से बहुत सारी चीजें सरल उपलब्ध हैं। तो अभी भी आपको लगता है कि एक्यूरेट करियर इंफॉर्मेशन लेने में चैलेंजेस हैं, या लैक ऑफ अवेयरनेस है, या क्या है, क्या चैलेंज है? थोड़ा उसको आइडेंटिफाई कर लें तो उस पर फिर हमारी चर्चा फोकस्ड हो सकती है। हाँ, विशाल जी ने हैंड रेज किया है, विशाल जी ने हैंड रेज किया है, बोलना चाहते हैं विशाल जी, बोलिए। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं ये बोलूँगा कि जैसे आजकल आप जैसे बात कर रहे थे, इंटरनेट का जमाना है तो हर चीज अवेलेबल है, ऐसे बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स शायद नहीं देखते हैं, वो गेम्स ही खेलते रहते हैं या वेब सीरीज ही देखते रहते हैं आजकल के टाइम पे। जैसे लास्ट ईयर की बात बताता हूँ, 23 की बात है, 2023 की। जब मैं यहाँ आया तो मैंने उनसे बताया, स्टूडेंट्स को, फाइनल ईयर वालों को, कि एक जैम का टेस्ट होता है MSc करने। तो सारे मेरी मुंह की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनको किसी को पता ही नहीं था। पता ही और नहीं था। जबकि मैंने 10 साल पहले मैं दे चुका था उसको खुद। तो पहले तो थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना पड़ा कि नहीं नहीं आप दीजिए। आप अभी कौन से कॉलेज में हैं विशाल जी? सचवाड़ी में। हाँ, बताया था आपने, हाँ कल बताया था जी। तो फिर थोड़ा सा मोटिवेट करा, तो उसमें 3-4 स्टूडेंट्स ने ही भरा, ऑब्वियसली, क्योंकि वो फॉर्म थोड़ा महंगा रहता है, 2000 के करीब। तो और मुझे खुशी ये बात हुई कि उसमें से 2 लोगों ने क्लियर भी करा। और यही चीज तो है ना, वही चीज आपको सेटिस्फाई करती है और आगे मोटिवेट भी करती है। जी। तो फिर ऐसा करके रहा कि उनके पास ऐसा नहीं, इंटरनेट है, लेकिन उनको शायद पता ही नहीं है, या मतलब वो जानना ही नहीं चाह रहे हैं कि इसके आगे तो भी मुझे क्या लगता है कि कनेक्टर की भूमिका हमारी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में, हमारी भूमिका एक कनेक्टर की है। अभी जैसे हमारे गणित विभाग से टीचर्स जुड़े हैं, डॉक्टर सुरेंद्र मिश्र जुड़े हैं, फिर हमारे साथ संजीव और अनिल हैं गणित विभाग में। हमारा भी मैथ्स का एक बच्चा अभी आईसर पुणे में एक स्पेशल कोर्स के लिए चुना गया। पूरे हिमाचल में मुझे नहीं पता था कि सिर्फ 3 ही बच्चे चुने गए। वो तो जब नालागढ़ कॉलेज की प्रिंसिपल मैम ने न्यूज डाली कि नालागढ़ का एक बच्चा था, तब रियलाइज हुआ हमें, ये तो हमारा बच्चा भी था। तो ये तो ऑब्वियसली हमारे टीचर्स ने ही बच्चों को बताया होगा, अदरवाइज उनको नहीं पता कि आईसर पुणे वाले जो हैं वो मैथ्स के बच्चों के लिए काम इस तरह से कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि चुनौती कनेक्शन की है, ना कि अपॉर्चुनिटी की। तो ये विशाल जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। संजय सर, आप कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं मंडी के शहर के कॉलेज में सर्व करता हूँ। यहाँ पे शायद थोड़ी अलग तरह की चैलेंजेस हैं। गांव के बच्चों के जैसे आप कहते हैं कि उनको पता नहीं है या बहुत सारी चीजों पर, यहाँ पे शायद बच्चों को एक और चीज है कि उनको पता भी नहीं है, लेकिन वो ये मानना नहीं चाहते कि हमें पता नहीं। अच्छा। ये भी एक, मैं जैसे बहुत बार, ठीक है, हाँ, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेज है, ग्रुप में बहुत तरह की इंफॉर्मेशन, जैसे जैम की सबने बात बताई, वो भी शेयर करता हूँ और बाकी चीजें भी शेयर करता हूँ। बट आई फाइंड द स्टूडेंट आर जस्ट इग्नोरेंट अबाउट दैट। उनसे बात भी करो, दे विल नॉट इवन ट्राई टू रिस्पॉन्ड कि ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया है कि हमने ये करना है। दूसरा बात कि वो हर एक करियर को एक पैसे के साथ जोड़ के देखना शुरू कर दी है। मतलब उनको लगता है कि ये चीज, ये जो सर बता रहे हैं, ये तो क्या है, तो छोटी सा वो है। मतलब दे रिलेट थिंग्स विद द मनी, कि ऐसा करियर जिसमें कि पैसा हो, बहुत बड़ा रेपुटेशन हो, उस चीज के ऊपर उनका ज्यादा हो रहता है, बाकी के ऊपर ज्यादा फोकस ही नहीं करना। इससे ना मैं भूल न जाऊं, इससे मुझे आइडिया लग रहा है कि जो वैल्यू क्लेरिफिकेशन की एक्सरसाइजेज जो है ना, वो पहले हो जाए। हमें पता है नीड, हमें पता है कि उनकी इस तरह की सोच है, उस सोच के अराउंड एक वर्कशॉप पहले होनी चाहिए, उसके बाद हम उनको इस तरह के करियर बताएं, तभी एक्सेप्टेंस ज्यादा है। मनी इंपॉर्टेंट है, बट मनी ही इकलौता गाइडिंग फोर्स है। तो क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या इश्यूज होते हैं, तो उस पर भी मुझे लगता है पहले हमें वैल्यू क्लेरिफिकेशंस पे बात करने की जरूरत है। एक चैलेंज जो मैंने फील किया है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जिन कॉलेजेस में हम लोग काम करते हैं उनकी दृष्टि से, वो ये इशू हमने फेस किया है, वो है भाषा का इशू। मतलब इंटरनेट से आप लिंक भेज दो, कुछ भेज दो, आप नोटिस भी अंग्रेजी में भी भेज देते हो 3 लाइन की,
तो बच्चे या तो खोलेंगे नहीं, ये पहले से डर के कि पता नहीं क्या मतलब हो रहा है उसका। तो लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन भी है। जो भी उपलब्ध है वो सब अंग्रेजी में उपलब्ध है, ये भी बहुत बड़ी बाधा मैंने फील की है। और वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम उसको हिंदी में प्रेजेंट करें। लेकिन सर एक और दिक्कत है ना कि बच्चों को तो हिंदी भी पूरी तरह से नहीं आती है ना, वो भी मतलब राइट जिसको राइट मतलब अंडरस्टैंडिंग एक चीज है, लैंग्वेज एक अलग चीज है। हाँ हाँ तो उनका कंप्रीहेंशन ही नहीं है, उसको पढ़ पाएंगे लेकिन उसमें कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे व्हाट डज इट मीन, वो कहना क्या चाह रहा है, चाहे वो हिंदी में क्यों ना हो। ये भी थोड़ा सा है चीज। तो मतलब इसको देखो, ये तो फिर ना वी आर एक्चुअली गोइंग बैक टू लैक ऑफ फाउंडेशनल स्किल्स इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि देयर इज आल्सो अ नीड फॉर सम काइंड ऑफ अ ब्रिज कोर्स ऑन द बेसिक्स फर्स्ट, बेसिक्स पे। तो आई नो कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन दिल्ली जो करियर गाइडेंस से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये पहले इन्हीं इश्यूज पे काम करती हैं, बेसिक लैंग्वेज पे, बेसिक थिंकिंग पे, बेसिक एटीट्यूड पे। उसके बाद वो असेसमेंट में जाती हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन में जाती हैं। बट चलो उनका तो क्या है, वो प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं और पर बच्चे का कई कई हजार उन्होंने चार्ज किया होता है और 3 साल का उन्होंने ठेका जैसा लिया होता है और 8-10 लोगों की टीम है, वो यही काम कर रहे होते हैं। तो परहैप्स दे कैन अफोर्ड। बट हम लोग जो ऑलरेडी अंडर स्टाफिंग है, समय की कमी है, बच्चे ज्यादा हैं, वहां पर इसका क्या तोड़ निकाल सकते हैं, मेरे पास अभी कोई उसका आंसर नहीं है। बट दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स टू पॉन्डर। हमको थोड़ा सा इस पे और सोचने की जरूरत है, देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। और लोकल लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन के बारे में कोई और कुछ कहना चाहेगा? कैसे उसको कलेक्ट करें, कैसे यूज करें? लोकल लेबर मार्केट का यहाँ पे जैसे मैं सर ट्रेंड देखता हूँ तो लगता है काफी हद तक है, कनेक्टेड है। जैसे बहुत सारे जो आसपास के एरियाज के बच्चे हैं वो मंडी कॉलेज में इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो शाम को पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं बेबी शॉप्स में, बेबी मॉल्स में। कई स्टूडेंट्स मैंने अपने देखे जो मैं कई बार देता हूँ, शॉपिंग करने जाता हूँ तो वहाँ पे एज ए सेल्स बॉयज या सेल्स गर्ल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ में कॉलेज है, एडजॉइनिंग कॉलेज है, वहाँ पे जस्ट 60 या 70 से स्ट्रेंथ बढ़ी नहीं रही है। जब फाइंड आउट करने की कोशिश की कि मंडी कॉलेज में 6000 और वहाँ पे 60-70 क्यों नहीं हो रहा है विद इन 20 किलोमीटर, तो वहाँ पे लोगों ने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द वो हमारे बच्चे हैं मंडी इसलिए जाते हैं कि साथ में वो पार्ट टाइम भी काम करते हैं। क्लासेस खत्म हो जाती हैं, दोपहर के बाद कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, तो दैट इज बस उस तरह से है। तो इससे ये तो देखो बच्चे अपने, ये बड़ा क्रिटिकल है, उन जॉब को के बारे में इन बच्चों को कौन बताता है? 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो पीयर बताते होंगे, सीनियर बताते होंगे, या गांव का कोई बच्चा बताता होगा, या एम्प्लॉयर इन तक कैसे पहुंचता है? इनका मैचिंग कैसे होता है? क्या कॉलेज उसमें कोई भूमिका निभाता है? कुछ हद तक, जैसे हमारे पास कुछ एक लोकल जैसे जो शोरूम वगैरह वाले हैं तो कई बार अप्रोच करते हैं कि हमें इस तरह के लोग चाहिए, तो आप थोड़ा सा वो करते हैं। तो डिटेल्स वगैरह के यहाँ पे हमारा कोर्सेज भी चल रहा है, तो उन बच्चों को देखते हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ तो ज्यादातर बच्चे लेकिन यहाँ पर हम सबके लिए एक लेसन है कि जहां पॉसिबल है और हमको पता है कि आसपास के कुछ ऐसे एम्प्लॉयर हैं जिनको जरूरत पड़ सकती है, उनसे टाई अप करें कि आप हमारे कॉलेज को कैसे लिवरेज कर सकते हैं। तो वो भी एक क्रिटिकल बच्चों के लिए लाइफ सपोर्टिंग इंटरप्राइज के रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है। अब मैं नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो पूछें, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगा। फर्स्ट पार्ट हो गया सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेकेंड पार्ट ऑक्यूपेशनल नॉलेज। अब हम इन दोनों के आधार पर डिसीजन कैसे लेंगे? कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछें, क्योंकि अब मैंने स्लाइड ऑन कर दिया है तो मुझे अब चैट बॉक्स नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ओके, करियर डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं। कौन से इंफॉर्मेशन? मेरे इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन है, और उस वैल्यू उस इंटरेस्ट वालों के लिए क्या क्या ऑप्शन है, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके जितने करियर्स हैं उसमें से 3 या 4 ऑप्शंस मैंने चुनने हैं। हर ऑप्शन को तोलना है, इसमें प्लस क्या है, माइनस क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है,
उसके बेस पे हमने 2 या 3 ऑप्शन को फाइनल करना है, और उसके बाद जो हमने 2-3 फाइनल किया उसके बारे में और पता करना है, और उसमें भी तीनों में भी हमने प्रायोरिटाइज करना है 1 2 3। ये सिंपल फंडा है, ठीक है। अब यही सारे पे 6 पे मैंने स्कूल के बच्चों के लिए 6 शॉर्ट वीडियोस बनाए थे। तो आई एम थिंकिंग कि आपको 6 में ज्यादा है नहीं कंटेंट, मैं आपको एक बार वो शेयर करता हूं। इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन, इसमें हम क्या करते हैं वो मैं आपको ब्रीफली शेयर करता हूं। इसको अब ये रियल एग्जाम्पल के थ्रू मैं बच्चों को समझाया मैंने, और आप तो बहुत जल्दी इसको समझ लेंगे। सिंपल, ये मैंने स्कूल के बच्चे का एग्जाम्पल दिया, आपको चेंज करना। देखो सौरभ 11th में पढ़ता है, पीसीएम पढ़ता है ना। उसको करियर काउंसलिंग में 2 स्टेप क्रॉस कर चुका है। पहले स्टेप में उसको पता चला कि उसका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। वीडियो 10 में मैं सौरभ का एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूं। उसकी इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटी क्या है, और इंटरेस्ट एबिलिटी कहां पर ओवरलैप करती है, कहां इंटरसेक्ट करती है, ये उसको पता चल गया है। फिर उसको इंटरेस्ट एबिलिटी का जो पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं जहां दोनों ओवरलैप करता है, ये पहले स्टेप में पता चल गया। दूसरे उसको पता चला कि उसको सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया फिजिकल एक्टिविटीज वाला एरिया है। उसको स्पोर्ट्स पसंद है, एनसीसी पसंद है ना, बाहर आउटडोर काम करना उसको बहुत पसंद है। सेकेंड स्टेप में ना उसने पता किया कि भाई ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। उसने पता किया कि कौन से करियर में क्या टास्क हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, वर्किंग कंडीशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, जो है। अब आप देखो जो नीचे जो पिक्चर है उसमें फिजिकल करियर की ही पिक्चर है जिसमें बॉडी की जरूरत होती है। अब तीसरे स्टेप में उसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ रहा है? पर्पस क्या है हमारा? नैरो डाउन करना है। मान लो 150 करियर की लिस्ट है हमारे कॉलेज में, उसको 9 में 8 में कैसे कन्वर्ट करें? तो मैच मेकिंग करनी है हमने। परफेक्ट मैच पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके हमको क्लोजेस्ट मैच की तरफ ले जाना है और लिस्ट ऑफ ऑप्शन बनाना है। सौरभ ने क्या किया? सौरभ ने ये लिस्ट बनाई। प्रोटेक्शन सर्विसेज, जिसमें पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ सब आ गया। स्पोर्ट्स प्लेयर या कोच, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, प्लांटेशन मैनेजर जो बगीचे संभालता है, एग्रीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, मरीन इंजीनियरिंग, ये उसने उसमें से चुना। तो पहला काम क्या था? पहला स्टेप याद है ना? पहला स्टेप दोनों लेवल की इंफॉर्मेशन को मिलाना। तो वो ये काम सौरभ कर चुका है, और उसने मिला करके कितने चुने? 7। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि अब तो चुन लिया। देखो ये हो गया इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन। अगला है लिस्टिंग ऑप्शंस और वेइंग प्रोज एंड कॉन्स, उनको तोलना। उसके लिए देखते हैं फिर सौरभ ने क्या किया। इनके बारे में उसने और एक मिनट, गलत खुल गया। एक्सप्लोरिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग ऑप्शन यहां पे आ गया। ओ नहीं, ये बाद वाला खुल गया। इसके बाद क्या था? हाँ नहीं खुला था। ये सुरभि का एग्जाम्पल है कि उसने ये चुना। उसका लैंग्वेज का आया था केस, कॉलेज प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और सिविल सर्वेंट, है ना। तो कैसे बनते हैं? +2 किया, इंग्लिश सब्जेक्ट लिया, ग्रेजुएशन किया, इंग्लिश लिया, मास्टर्स किया, उसके बाद रिसर्च का एरिया में भी जा सकती है, वो ऑप्शनल है। फिर नेट क्वालिफाई करती है और वो इंटरव्यू वगैरह देके आ जाती है ना। अब ये जर्नलिस्ट का करेंगे तो क्या होगा, साइकोलॉजिस्ट का करेंगे तो क्या चार्ट होगा, सिविल सर्वेंट करेंगे तो क्या चार्ट होगा।
तो उसको बताते हैं कि देयर कुड बी मेनी पाथ लीडिंग टू सेम डेस्टिनेशन, यू कैन नॉट टेक ऑल द पाथ यू टेक वुड डिपेंड ऑन योर लाइफ सिचुएशन, द पाथ टू वेरियस करियर में अपीयर डिफरेंट। ये जो मैंने वीडियो बनाए थे, स्लाइड जरूर अंग्रेजी में था बट सारी डिस्कशन हिंदी में हमने रखी थी। तो ये मैं भी, उसके बाद हम करते हैं करियर पाथ, कि जब आपका एंट्री रूट बन गया तो आपको उसके हिसाब से करियर पाथ ड्रॉ करना है। करियर पाथ कैसे ड्रॉ करते हैं, सुरभि का एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सुरभि के 4 ऑप्शन याद रखना है ना, कॉलेज प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और सिविल सर्वेंट। अब देखो लैंग्वेज और पीपल से जुड़े हुए करियर हैं इसके। अब ये देखो, ये चीज प्रैक्टिकली सिखाते हैं, इसको आप खुद स्टडी करो। सुरभि का केस है, देखो इसको आप आराम से, उसके आगे पूरी लाइफ की फ्यूचर हमने कागज पे ड्रॉ कर दिया। मैंने सुना इसके लिए एआई टूल आ गया है, मैंने कभी यूज नहीं किया है बट मुझे लगता है करना चाहिए। कौन सा टूल है, मैं रीड आउट कर दूं। क्लास 10वीं पास करो, उसके बाद आर्ट्स लो, 11th में इंग्लिश साइकोलॉजी मिले तो बेस्ट है, +2 करो। उसके बाद क्या करना है, बैचलर करो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, मीडिया में ज्वाइन कर लो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करो, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बैचलर डिग्री कर सकते हो, नहीं तो मास कम्युनिकेशन में नहीं जाना है, इंग्लिश या साइकोलॉजी में। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर लो इंग्लिश या साइकोलॉजी में, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तरफ जो उसका ऑप्शन था, या नेट क्वालिफाई करके इंग्लिश या साइकोलॉजी, या उधर देखो नेट वाली लाइन जो है मास कॉम से भी जुड़ी हुई है, आप मास कॉम में भी नेट कर सकते हो। सिविल सर्विसेज का ऑप्शन जैसी ग्रेजुएशन खत्म होती है उसके बाद भी है, और पीजी के बाद भी है, आपको एरो से दिख रहा होगा। उसके बाद ज्वाइनिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन भी है, रिसर्च वाला ऑप्शन भी है, साइकोलॉजिस्ट एज ए करियर वाला ऑप्शन भी है, और सिविल सर्विसेज का भी ऑप्शन है। तो मैं सिर्फ आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 10वीं के बच्चे को लाइफ प्लान बताना नहीं है, बट दैट इज हाउ इट मे फोल्ड बेस्ड ऑन योर चॉइसेस दैट यू आर गोइंग टू मेक एट योर नेक्स्ट स्टेज and your next stage and your next stage. You need not decide the life plan, but counseling का end पे next step जरूर clear होना चाहिए। next step, तो ये this is what we call drawing a career path। तो लास्ट में मैं उसको हमेशा कहता हूं, ध्यान रखना कि एक पाथ से कई रास्ते निकलते हैं, कई रास्ते एक ही जगह पे भी ले जा सकते हैं, कई पॉसिबिलिटीज हैं, और लोगों, ये बहुत नॉर्मल है कि कुछ लोग एक ही रास्ते पर जिंदगी में रहते हैं, कुछ लोग कई चीजें एक साथ करते हैं, कई लोग एक चीज छोड़ के दूसरे चीज पे जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये समझाने की बहुत अधिक जरूरत है। अल्टीमेटली क्या है कि आपने जो पाथ चुना है उस पर बेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, है ना। इसके बाद हमारा प्रिपेयरिंग फॉर ए पाथ विच इज अबाउट करियर प्रिपरेशन, थोड़ा सा रुक के करते हैं। इसी चीज को जो मैंने बताया बच्चों को, आपने देखा मैंने सरल भाषा उदाहरण से बताया है, आपको थोड़ा सा इसमें मैं बढ़ा के बता रहा हूं कि स्टेप क्या है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मुझे जो पता चला अपने ट्रेड्स के बारे में, वैल्यू गोल्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज से कैसे उसको मैच करेंगे, प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, 4 स्टेप में हम उसको फाइनलाइज करते हैं। हर करियर को एनालाइज करेंगे और उसके बाद इसको फाइनल करेंगे। हमारी भूमिका क्या है, बच्चों को रिफ्लेक्ट करने के लिए सीधा कुछ भी पर टिक नहीं कराना है, क्लैरिटी पे फोकस करना है, इंफॉर्मेशन की भी बात देखनी है, पर्सनल फिट, जहाँ दिल क्या कह रहा है, वैल्यूज क्या कह रही है, वो भी ध्यान में रखना है। राइट डिसीजन परफेक्ट तो कोई नहीं होता, बट रिलेटिवली राइट या रॉन्ग हो सकता है, जो थॉटफुल हो, इन्फॉर्म्ड हो, सेल्फ अवेयर हो, वैल्यू से अलाइन करता हो। लास्ट पार्ट है करियर प्रिपरेशन, बट उसके पहले एक थिंक पॉइंट। Can you think of a student case where a mismatch between self-exploration and career information led to confusion? कहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल याद है कि बच्चे को सेल्फ अवेयरनेस में लगा कि वो फलानी जगह फिट है, लेकिन जो करियर तैयार कर रहा था बिल्कुल उल्टा था उसके? ऐसा कोई केस कोई सुना सकता है? कभी हुआ है आपके साथ, या आप जानते हैं लोगों को जो बेशक उन्होंने बोला ना हो लेकिन आपने फील किया हो?
स्टेप के बारे में आप कुछ भी और पूछना या शेयर करना चाहें? हाँ विशाल जी बोलिए। सर हमारे पास एक स्टूडेंट थी लास्ट ईयर, बहुत ब्रिलियंट थी और खासकर मैथमेटिक्स में, लेकिन थोड़ा घर से दिक्कत थी, पूरी फैमिली से दिक्कत थी, तो उसका 10th के बेसिस के आधार पे जो पोस्ट ऑफिस में निकलती है वैकेंसीज, वहाँ पे हो गया सिलेक्शन और वो चली गई। मतलब उसका मूड भी नहीं था, इवन वो चाहती थी आगे जाने में, मतलब वो इसमें कॉलेज टीचिंग में ही आना चाहती थी, बट क्योंकि घर की कंडीशंस ऐसी थी तो उसने मतलब छोड़ दिया। उसके बाद उसने पूछा भी कि इसको कैसे कंटिन्यू करूँ, मैं डिग्री कंटिन्यू करना चाहती हूँ, सेकंड ईयर में थी। तो फिर वो बताया कि इसको इवन टीचर्स ने कुछ ऐसा भी बोला कि हम फीस भर देंगे, एमएससी तक की भी फीस भर। तो वो थोड़ा मिसफिट था, अभी भी कई बार बात होती है, क्योंकि वही वाली बात है आपकी कि कुछ फैमिली डिसीजंस की तरीके से भी लिए जाते हैं। इस तरह के केसेस बहुत कॉमन है और हर कॉलेज में जो टीचर्स हैं अपनी तरफ से कोशिश करते हैं इन बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए। बट मेरा क्वेश्चन दूसरा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसे केसेस या आपकी अपनी लाइफ में, आपकी खुद के जीवन में, या आप जिनको जानते हैं उनके जीवन में हुआ कि जब उन्होंने रियलाइज किया कि मेरा तो एक्चुअल इंटरेस्टेबिलिटी इधर की तरफ है, लेकिन जो सूचना जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ वो इस तरह की है और वो मिसमैच हो रहा है। ऐसा मिसमैच्ड केसेस रियलाइजेशन, एक तो कई बार नौकरी में आते हैं तो हम रियलाइज करते हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बट सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस और ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन की प्रोसेस में डिस्कनेक्ट कभी फील हुआ किसी बच्चे का, या आपके खुद की लाइफ में कभी ऐसा हुआ? नमस्कार सर। सर मेरे पास एक स्टूडेंट ज्वाली में था। उस बच्चे ने पहले मेडिकल में लिया था, मतलब बॉटनी जूलॉजी के साथ। देरी में +2 करने के बाद देरी में साइंसेज ऑप्ट किया। आफ्टर दैट ही वेंट फॉर जेबीटी, उसने वो ट्रेनिंग की। आफ्टर ट्रेनिंग जब वो गैप था तो उस दौरान में वो बच्चे मेरे पास ग्रेजुएशन में आए और वो बच्चा हिंदी में, उसकी जो कमांड है क्रिएटिव राइटिंग, और जिसमें वो कविताएं लिखता था खुद की, बहुत अच्छी लिखता था, बहुत अच्छे लेवल का। और पहले साल में ही उसे जब हमने डिक्लेमेशन के लिए लिया तो वो गया भी और उसने प्रेजेंट किया और उसकी ऑडिटर जो स्किल्स हैं वो भी बहुत बढ़िया थी। तो वो पहले मेडिकल करने में उन चीजों को नहीं एक्सप्रेस कर पाया, पर जब उसे देखा तो उसकी पर्सनालिटी टोटल डिफरेंट थी। अभी वो बच्चा एमए उसने प्राइवेटली किया हिंदी में ही, और अभी मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो कहाँ है, बट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस इन हिंदी मीडियम। देन जब 2 साल पहले मेरी बात हुई थी, तो अभी वो कहाँ है वो नहीं मुझे पता, पर उसका डिस्कनेक्ट कि पहले साइंसेस चूज किया, देन ही शिफ्टेड टू आर्ट्स, और वो करियर अपॉर्चुनिटीज जैसे जैसे वो ग्रो करता गया तो उसकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ही शायद उसे पता चला कि मुझे इन फील्ड पे जाना है। तो ऐसा मुझे लगा। नहीं, बिल्कुल सही एनालिसिस है मैम, और यहीं पर हमारी भूमिका है कि यदि ये चीज, जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी कि ज्योग्राफी का स्टूडेंट है ग्रेजुएशन तक, वो हार्डवेयर में जा रहा है, या कॉमर्स का स्टूडेंट है वो सोशल वर्क में जा रहा है, तो वो चीज चाहे वो जब जाए, मतलब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एज अ करियर फैसिलिटेटर हमको समझने की जरूरत है कि हम ना कोई, या हमारा बच्चा या हम खुद एक सीढ़ी जाने अनजाने चुन लेते हैं और उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे 10वीं के बच्चा ने एक सीढ़ी पकड़ ली कॉमर्स, +2 भी कर ली, उसी सीढ़ी पे बीकॉम भी कर ली। अब वो बीकॉम में मेरे पास आया कि सर मैं क्या करूं, तो एक तो तरीका, अच्छा भाई बीकॉम के बाद एमकॉम कर ले, इसका मतलब हम सीढ़ी पे लीनियर भेज रहे हैं। बट मेरा सवाल ये होता है कि यदि तो उसने बीकॉम एंजॉय किया है तो अब मैं कुछ और ऑप्शन बताऊंगा। यदि बीकॉम बिल्कुल ही नहीं एंजॉय किया है तो ऑब्वियसली उस सीढ़ी से उतर जाना चाहिए हमको जब उतरने का मौका मिले। तो वो भी हमको ध्यान में रखना है कि हमको एज ए टीचर भी और एज ए पेरेंट, एज एन एडल्ट इन देयर लाइफ, हमको भी मतलब गाइड भी करना चाहिए और उस ट्रांजिशन में उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे अरे बीकॉम तुमने बीएससी किया, जैसे उस बच्चे की बात थी, बीएससी किया तुम्हारा तो इतना बढ़िया फ्यूचर है, तुमने हिंदी में क्यों शिफ्ट कर लिया, है ना। इस तरह की भी रेजिस्टेंस
कई बार फैमिली में भी होती है और कई बार टीचर की तरफ से भी होती है कि तुम तो केमिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट हो, हालांकि तुम इंग्लिश में एक्सेल कर रहे हो, लेकिन उधर क्यों जा रहे हो, है ना, तुमको केमिस्ट्री में ही कुछ करना चाहिए, इसमें स्कोप ज्यादा है वगैरह वगैरह। तो वहां पर बच्चों को ना हमें साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशनल दोनों सपोर्ट की जो है वो देने की जरूरत है जहां पर भी डिस्कनेक्ट है। और कोई क्वेरी, एक्सपीरियंस कुछ और शेयर करना चाहें, फिर हम आज लास्ट पार्ट में जाएंगे। इसी से सर मुझे भी एक रिमाइंड आया कि मेरे पास एक स्टूडेंट है अभी जस्ट पास आउट हो BSc लकी, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, तो मतलब एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं है, मैथ्स में भी मैथ्स मेजर रखा है उसने, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में उतना नहीं है, बट मैं 3 साल से उसको देख रहा हूँ NSS में, ही इज द बेस्ट वॉलंटियर, और उसने शायद नेशनल लेवल का जम्बोरी वगैरह तो भी किया है, और बहुत डेडिकेशन से लगा रहता है ये सोशल सर्विस और एवरीथिंग जहाँ पे भी उसको बोलेंगे, तो मतलब उसको देख के मुझे, जैसे मैं उसको देखता हूँ, मुझे रिफ्लेक्ट करता है कि एक बहुत अच्छा, अगर NGO सोशल सर्विस उसमें जाएगा तो बहुत ही बेसिकली ऐसे बच्चों को हो सर सकता हमने है। ना उसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए धक्का लगाना है, पर्टिकुलरली MSW वगैरह के लिए, MSW के लिए उसको और उसके घर वालों को, क्योंकि ना मेरा सिमिलर केस, एक मेरी बीएड की स्टूडेंट थी और सिमिलर थी जो आपने प्रोफाइल बताई, और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल थी उसकी, और उसको मैंने बीएड में मेरे पास थी, और आपको पता ही है कि बीएड कॉलेज का जो अपनी बिल्डिंग है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दे दी थी, और सोशल वर्क डिपार्टमेंट वहीं था। तो जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का की एग्जाम की एंट्रेंस की वैकेंसी आई, तो मैंने उस लड़की को जो सोशल वर्क का टीचर था उसी के पास भेज दिया, बोलो कि सर मैंने आपके डिपार्टमेंट में आना, मेरी तैयारी कराओ। उसी ने तैयारी कराई, वो लड़की एंट्रेंस में पूरे इंडिया में पहले नंबर पे आई। बट देन कम्स द रियल स्टोरी, पेरेंट्स रिफ्यूज्ड कि तू BSc की स्टूडेंट है, बीएड कर लिया है, कल को तुमने TGT बनना है, PGT बनना है, तो तू केमिस्ट्री में PG कर। फाइनली शी हैड टू डू केमिस्ट्री PG फ्रॉम सम प्राइवेट कॉलेज, और अभी मेरे ख्याल वो रिकॉन्ग PO में या कहीं तो कुछ तो पढ़ा रही, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है या कुछ तो कर रही है। मतलब उसका रियल पोटेंशियल जो था वो गया तेल लेने, क्योंकि गलती क्या थी, वो लड़की दो थी, आई कुड नॉट इंगेज पेरेंट्स, और उसको तो आई एम आल्सो अफ्रेड कि हाँ वो लड़का भी कहीं ऐसा ना हो MSc वगैरह या ऐसे कहीं चला जाए, फंस जाए, चला नहीं जाए सर, फंस जाए। फंस जाए इसमें भी लोग वही, या बीएड सबसे पहले जो यहाँ पे एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि BSc के बाद बीएड तो करना ही होता है। नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है सर, यदि नहीं करेगा तो पाप चढ़ता है। हाँ, ये नहीं, बट आई वुड याद आया कि यार, आई वुड रिकमेंड कि उसको ना थोड़ा उसके साथ अलग बैठो और उससे पूछो कि क्या है, कैसे है, और पहले ना मतलब उसका डेटा उसी को दिखाओ, उसकी इंटरेस्ट किस तरह की एक्टिविटीज में है, उसका डेटा दिखाओ, और पहले वो खुद कन्विंस होगा तो फिर पेरेंट्स के साथ जोड़ के MSW की एंट्रेंस के थ्रू, या जैसे मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बताऊं, यहाँ पर सीटें भर्ती नहीं है, जिसने एंट्रेंस नहीं भी दिया है ना, एक सिचुएशन ऐसी आती है ओपन फॉर ऑल हो जाता है। तो यदि उस बच्चे ने, फाइनल का बच्चा है कि सेकंड ईयर में है अभी वो, नहीं सब फाइनली इस वक्त कर गया, तो इसका मतलब एंट्रेंस नहीं दे पाया ना, एंट्रेंस नहीं दे पाया वो, नहीं दे पाया। अगर कुछ मैं करूंगा, उसको कनेक्ट करूंगा, मतलब ईमेल दिमाग में आया अब क्या शुड उसको करना पड़ेगा, करना चाहिए। राइट, और कोई चीज कोई और कहना चाहें, फिर हम लास्ट पार्ट में जाएंगे। Shall I move to the last part? चलिए, अब ये वाला जो पार्ट है, मुझे नहीं लगता इस पे मुझे कुछ अलग से बताए जाने की जरूरत है, क्योंकि इस वाले पार्ट के तो हम सब एक्सपर्ट हैं, इन द सेंस कि हमने खुद करियर के लिए प्रिपेयर किया है, हमने उन लोगों को देखा है जो प्रिपेयर करते हैं, तो प्रिपरेशन के स्टेप्स वही हैं जो हम जानते हैं। मैंने इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ एक चीज हाईलाइट करने के लिए कि कभी भी प्रिपरेशन से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। शुरुआत सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ऑक्यूपेशनल एक्सप्लोरेशन, डिसीजन मेकिंग,
क्योंकि प्रिपेयर कर किसकी रहे हो, उसकी सुटेबिलिटी जो है ना वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसमें शामिल क्या है, पहला तो वही है कि करियर पाथ यदि आपने चुन लिया तो प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंट्री रूट नेविगेट करना इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी के हिसाब से प्रिपेयर करना जरूरी है, एग्जाम के क्राइटेरिया के हिसाब से प्रिपेयर करना जरूरी है। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि कई बार बच्चे जब बिल्कुल लास्ट मिनट आता है तब उनको एलिजिबिलिटी पता चलती है, तब तक वो कई एलिजिबिलिटी पूरा करने की सिचुएशन में ही नहीं होते। एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, फिर देखते हैं कि एक्चुअली एग्जाम में आता क्या क्या है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है। फिर आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपनी भी प्रोफाइल वैसी ही बनाने की जरूरत है। सिलेक्शन प्रोसेस यदि फिजिकल एक्टिविटी होती है जैसे फौज में होती है तो आपको तैयारी वैसे करनी है, यदि डिजाइन पोर्टफोलियो की जरूरत है तो आपको उसी तरह से तैयारी करनी है, मेंटल एबिलिटीज का टेस्ट है उसी तरह से तैयारी करनी है, कोई स्पेसिफिक एग्जाम है तो उसकी तैयारी उसी तरीके से करनी है। एंट्री रूट्स डिस्कस कर चुके हैं, एकेडमिक एंट्री रूट भी हो सकता है, नॉन एकेडमिक हो सकता है, उसके लिए क्या डिग्री एग्जाम सर्टिफिकेशन चाहिए उस करियर के लिए, क्या टाइमलाइन है। कई बच्चे मुझे कॉल करके पूछेंगे सर इसकी लास्ट डेट क्या है। अब ये बताओ क्या मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है दुनिया के सारे एग्जाम की लास्ट डेट याद रखना। यार मैं भी इंटरनेट से देखूंगा, तू भी दिन भर इंटरनेट पे रहता है तो खुद ही ढूंढ ले। तो कई चीजों के लिए हमको बच्चों को ही पुश करना पड़ेगा, यू गो एंड फाइंड आउट द टाइमलाइन। एनटीए की यदि आप प्रोस्पेक्टस देखो किसी भी एग्जाम की तो उनके पहले दूसरे पेज पे टाइमलाइन होता है, फॉर्म कब निकलेगा, कब भरा जाएगा, सैंपल पेपर कब आएगा, प्रैक्टिस टेस्ट कब आएगा, रिजल्ट पेपर किस दिन होगा, आंसर की किस दिन होगा, कब तक ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, टाइमलाइन। इंट्रेंस टेस्ट की डेट, इंट्रेंस टेस्ट की टाइमिंग। मैं कई बच्चों को जानता हूं सुबह का पेपर देने शाम को आते हैं, शाम का पेपर है तो सुबह ही पहुंचे होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर एक्शन प्लान, की माइलस्टोन्स क्या है, इंटर्नशिप करना है कि प्रोजेक्ट करना है कि कहीं और, उसके एप्लीकेशन प्रोसेसेस ध्यान रखने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे, हमको उस फील्ड में कौन बंदा है जो मेंटरिंग कर सकता है, जो सपोर्ट नेटवर्क प्रोवाइड करा सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उन प्रॉब्लम्स के लिए क्या पाथवेज हो सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, पोर्टफोलियो आपको जिन साथियों को पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है मैं क्विकली रिमाइंड करा दूं। डिजाइन करियर्स में पोर्टफोलियो मांगा जाता है। अब वहां पंगा क्या होता है, बच्चे को लास्ट मिनट में आइडिया आता है कि मैंने डिजाइनर बनना है, फॉर्म भर देता है, पता चलता है रिटर्न क्वालिफाई हो गया, फिर चिट्ठी आती है कि 2 हफ्ते के अंदर पोर्टफोलियो सबमिट करें। अब एक बच्चा है जो 11th की शुरुआत से पोर्टफोलियो मतलब इट इज ए कलेक्शन ऑफ योर बेस्ट वर्क। थ्योरेटिकली यदि आप डिजाइन में जाना चाहते हैं तो आपने कुछ ना कुछ जरूर डिजाइन किया होगा, उन सबको लेके आना होता है। अब जिस बच्चे ने ऐसी फॉर्म भर दिया था जिसका रिटर्न हो गया, वो 2 हफ्ते में दिन रात एक करके बनाता है, और एक बच्चा था जो 2 साल से इसी पे पोर्टफोलियो पे काम कर रहा था। आपको पता है सिलेक्शन में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, रिज्यूमे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीजें हैं। फिर कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है, एक अच्छी सीवी, रिटन टेस्ट की तैयारी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हो सकती है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है, मॉक राउंड्स, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन, ये सब आप जानते हैं। मैंने सिर्फ इकट्ठा करके रखा हुआ आपको एक चेकलिस्ट की तरह। कोई डिजिटल पोर्टफोलियो, फिजिकल पोर्टफोलियो, डिजाइन, मीडिया आर्किटेक्चर इसमें मांगते हैं। मीडिया में जैसे बहुत पहले मुझे लगा कि मुझे थोड़ी कंटेंट राइटिंग करनी चाहिए, तो जो कंपनी से वो बोलेंगे आपने अब तक जो लिखा है 5 सैंपल भेजो, है ना, तो वो चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करके जरूरत पड़ेगी। ये कॉमन रिक्वायरमेंट है। कुछ स्किल प्रिपरेशन ये भी कॉमन है, आपको बेसिक कंप्यूटर आना ही चाहिए, बेसिक गूगल टूल आना ही चाहिए, बेसिक एक्सेल आना ही चाहिए, बेसिक ऑफिस आनी चाहिए। इंग्लिश आज के जमाने में बड़ी कंपलसरी जैसी है, नहीं तो और हो सके तो साथ में एक लोकल लैंग्वेज, गुजराती, मलयाली, मराठी, कुछ भी अच्छी कमांड होना चाहिए। और जो संजय जी और हमारे बाकी साथियों का जो कंसर्न था वो यही था कि हमारे बच्चों की लैंग्वेज की सिचुएशन, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी, बहुत खराब है। तो वो एक अलग मुद्दा है, करियर गाइडेंस से हट के, तो मैं अभी उस पर समय नहीं लगाना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स ये नॉर्मल है ना। अब आप देखो कौन सा ऐसा करियर है जिसमें पब्लिक स्पीकिंग उसका आधार है, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से बात करना। कोई ऐसा ऑक्यूपेशन समझ में आता है? बड़े सारे हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सर, या लीडर वगैरह। ओके, लेकिन वो लीडर है। हाँ लीडर, बट वो क्या हमेशा बोलते रहते हैं?
पत्रकारिता सर। पत्रकार, ओके। डॉक्टर्स को पेशेंट्स के साथ रिलेट करना पड़ता है। 1 to 1। बट One to एक बंदा जो तुरंत से Teachers। मेरे दिमाग में आ रहा है, जो सब्जी बेचता है, पूरे दिन yes उसकी sir। पब्लिक स्पीकिंग है, पूरे दिन। और मैडम कैसे हैं, बड़े दिन बाद दिखे, अच्छा आपने आज बेटी के लिए केला नहीं लिया, सब पता है उसको। तो करियर्स जिसमें कि बेसिक, देखो ना, 4 सब्जी वाला है, हम एक पर्टिकुलर के पास तो कई बार इसलिए जाते हैं कि बेस्ट सब्जी होती है, बट कई बार इसलिए जाते हैं कि बेस्ट बातचीत होती है। तो कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन, जिन करियर्स का आपने नाम लिया, पॉलिटिशियन, डॉक्टर्स, टीचर्स, मीडिया वाले, पब्लिक रिलेशन, सब में चाहिए। लेकिन इन जनरल आप देखो तो कम्युनिकेशन शायद ही कोई ऐसा करियर है जिसमें नहीं चाहिए। तो ये एसेंशियल स्किल में आज की डेट में आ गया है। और हमारी जो यूएन के रिपोर्ट्स हैं या हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसीलिए 21st सेंचुरी स्किल्स पे इतनी ज्यादा फोकस करती है। अब लास्ट स्लाइड है फैकल्टी क्या कर सकती है, बट उसके पहले जो मैंने स्कूल के बच्चों के लिए कुछ पीपीटी बनाए थे, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ कि प्रिपेयरिंग फॉर ए पाथ। जब वो करियर पाथ हमने ड्रॉ कर लिया तो आगे क्या करना है, हम उसको क्विकली आपसे शो करता हूँ। तो सबसे पहले तो एंट्री रिक्वायरमेंट हमारे बच्चों को नहीं पता कि अब जिस करियर में जाते हैं उसके लिए परसेंटेज तो नहीं है, कोई कट ऑफ, रिटन टेस्ट तो नहीं होती, इंटरव्यू तो नहीं होता, ग्रुप डिस्कशन तो नहीं होता। अब देखो, ग्रुप डिस्कशन से मैं आपको अपनी एक रियल स्टोरी सुनाऊं। नितिन था मेरा एक स्टूडेंट, जम्मू का था, चंबा में रहता था। तो उन दिनों में चंबा कॉलेज में ग्रुप डिस्कशंस की रेगुलर प्रैक्टिस होती थी। 3 बजे के बाद बच्चे आते थे, टॉपिक एक दिन पहले बताया जाता था, 6-6 का ग्रुप होता था, वो चर्चा करते थे, प्रैक्टिस होती थी। उसका आईएमटी गाजियाबाद में एमबीए के लिए सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद उसने पहली कॉल मुझे की और बोले कि सर मेरे साथ वाले अधिकतर ग्रुप डिस्कशन के लिए डर रहे थे, लेकिन मुझे तो ग्रुप डिस्कशन में लगा कि मैं 15-20 बार तो कर चुका हूँ, 16वें बार एक बार और सही। तो मुझे, और बहुत ही कमजोर, बहुत ही मीक, आप देखोगे तो बड़ा दबा कुचला जैसा बच्चा आपको लगेगा, लेकिन चूंकि उसकी 15-16 बार प्रैक्टिस हो चुकी थी तो ही कुड क्वालिफाई इजिली द ग्रुप डिस्कशन राउंड, है ना। तो वो एक्चुअली हमने मौका देने की जरूरत है। मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि जब मैं ग्रुप डिस्कशन कराता था तो आपको पता ही है कि संस्थाओं में सब लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे। कुछ टीचर्स ने प्रिंसिपल को कंप्लेन भी कर दी कि इनके क्लास से ना बड़ा शोर आता है, इसीलिए मैंने 3 बजे के बाद रखा था, 2-2:30 बजे लोग भाग जाते थे। फिर भी कंप्लेन हो गई, प्रिंसिपल ने मुझसे रिटन एक्सप्लेनेशन ली थी, आई रिमेम्बर, कि आपकी क्लास में शोर क्यों होता है, आपका क्लास कंट्रोल बहुत पुअर है, काइंडली एक्सप्लेन। तो मैंने उनका जवाब दिया कि सर बिफोर आई राइट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम एंड सिट इन द क्लास। So he was magnanimous enough. He came, he sat in the class, and he was very happy with the outcome. बोलते यार बच्चे तो किसी क्लास में बोलते नहीं, आपके यहाँ तो देखो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो देयर आर पीपल जो आपको मिसलीड भी करेंगे, देयर आर पीपल जो मिसगाइड करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, बट इट्स ऑल राइट, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी विद द आउटकम, यू शुड गो अहेड विद इट। एप्लीकेशन प्रोसीजर ही नहीं पता होता बच्चों को, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं नहीं पता होता है अभी, और कई बार कंफ्यूजन होता है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है बीएड कॉलेज का, अभी 1-2 जो साथी जुड़े हैं, मेरे ख्याल पूजा भी हमारी जुड़ी हुई है, मेरी स्टूडेंट है, उसका बैचमेट है कुशल, उसने भी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो मेंस के पहले एक फॉर्म भरवाते हैं, तो उस एक दिन हमने उस फॉर्म को कैसे भरना है हमने वही डिस्कस किया। तो मतलब आपको पता भी होता है, स्टिल यू नीड डिस्कशन एंड क्लैरिटी कि हम उसको कैसे भरें ताकि हम मैक्सिमम इंप्रेशन दे सकते हैं। पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्रिपरेशन 2 तरह की है, जेनरिक में बता चुका हूँ, लैंग्वेज, आईटी, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, बेसिक मैथ्स सबको आनी चाहिए, चाहे आप कोई एग्जाम दुनिया का देते हो, इसका फर्क पड़ने वाला है। और एग्जाम स्पेसिफिक तो जानते ही हो, आईटी की अलग तैयारी होगी, नीट की अलग होगी, क्लैट की अलग होगी, डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जो एनआईडी की होती है अलग होती है, नाटा। अब देखो एग्जाम्पल मैंने +2 के बाद वाले रखे हैं, तो आप जब इसको कराओ तो ग्रेजुएशन के बाद वाले जैम और इस तरह के CUET, PG जो भी आपको लगता है उसके एग्जाम्पल दो। इसको मैं स्किप कर रहा हूं। फिर अगला जो है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या है? चेकलिस्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मिड टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, रिसोर्सेज क्या चाहिए होगा,
किन बंदों की हेल्प चाहिए होगी, किन संस्थाओं की हेल्प चाहिए होगी, किन वेबसाइट्स की, किन एप्स की हेल्प चाहिए होगी। जैसे ऐप का मैं एग्जांपल तो मैं नाम भूल गया हूं, बट आप सर्च कर लेना। बहुत सारी ऐप हैं जो डेली न्यूज का डाइजेस्ट बना के भेजती है, कैटेगराइज करके, पॉलिटिकल न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, कल्चरल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज। उन एप्स का यूज करेंगे तो जीके आप इम्प्रूव होती है। डेडलाइन क्या है, माइलस्टोन्स क्या है, प्रोग्रेस कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लो गोल है किसी का टू इम्प्रूव इंग्लिश, उसका मैंने एग्जांपल दिया है, तो मिड टर्म गोल क्या होगा, वोकैबुलरी इंप्रूव करना, ग्रामर इंप्रूव करना। डेली गोल क्या होगा, कम से कम 5 नए वर्ड और 2 पेज किसी किताब का पढ़ना, 1 पेज लिखना। मैंने रिसोर्स बुक 2 मैंने अपने टाइम में पढ़ा था, नॉर्मन लेविस का, ये वाली किताब है वर्ड पावर मेड इजी, रेन एंड मार्टिन का बेसिक हाई स्कूल ग्रामर। किनकी हेल्प लेनी है उसका नाम लिख लिया, इंग्लिश टीचर, फ्रेंड। मैंने अंग्रेजी बोलने की पहली प्रैक्टिस अपने से 3 साल जूनियर एक स्टूडेंट था स्कूल में, मैं 10th में था और वो 7th में नया नया एडमिशन लेके आया था, जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि टीचर भी उसके लिखे हुए ऐसे, उसको ना थोड़ा शो ऑफ करने का भी शौक था, जो ठीक भी था, एडोलेसेंट एज में था, 7th 8th में था, तो वो जानबूझ के ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करता था जिसके लिए टीचर को भी डिक्शनरी लेके। बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई टीचर्स, जिनको इसमें ये बुरा नहीं लगता था कि उनकी वर्ड पावर उनके 7वीं के बच्चे से खराब है, उस बच्चे कितनी अच्छी थी। उसके आगे की क्या हुआ उस लड़के का वो अलग स्टोरी है, मैं शेयर नहीं करूंगा अभी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको जो भी व्यक्ति हेल्प करा सकता है हमको उससे हेल्प लेनी चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सी वेबसाइट, कौन सा ऐप, और अपने आप को चेक भी करते रहना कि हमने कितना आगे बढ़ा, प्रैक्टिस करते रहना, जनरल इंग्लिश का जो पेपर आता है उससे। तो ये एक एग्जाम्पल है अगले का, है ना। ये तो थोड़ा मोटिवेशनल एस्पेक्ट है। ड्रीम written down with a date becomes a goal, goal broken down into steps become a plan, plan backed by action makes your dream reality। तो खैर ये तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो आई विल क्लोज दिस। फिर जो है अगला हमारा काम, की एक्टिविटीज को शेड्यूल करना। शेड्यूलिंग कैसे करेंगे, देखो शेड्यूलिंग 2 तरह की है। एक शेड्यूलिंग क्या होती है, जो माइलस्टोन आपने अचीव करने हैं करियर की दिशा में, उसके लिए कब कब क्या करना है, एडमिशन टेस्ट और एंट्रेंस एग्जाम की। और दूसरा डेली क्या शेड्यूलिंग रखनी है, ये दोनों के 2 मतलब है ना, तो वो आपने वो देखना है। नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए क्या करना है, कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा एग्जामिनेशन, फॉर्म भरना, सिलेबस अरेंज करना, प्रीवियस पेपर अटेंड करना, मैगजीन उसके लिए क्या चाहिए, बुक्स, गाइड, हेल्प बुक, मटेरियल, इंटरनेट क्या चाहिए, यूजफुल वेबसाइट, एप्स क्या हैं, नेसेसरी कोचिंग गाइडेंस मिलती है, फ्रीली अवेलेबल है बहुत सारी चीजें, रेलिवेंट लोगों से मिलना, गाइडेंस लेना। ये तो एक पार्ट है। डेली शेड्यूल कैसे मैनेज करना, टू डू क्या होगा, प्रायोरिटाइज करना, सीक्वेंस करना, ये सब आपको पता है, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, नया कुछ नहीं है। ड्यूरेशन डिटरमाइन करना, कोई डिस्ट्रैक्शन है उसको कैसे खत्म करना है, बेस्ट यूज ऑफ बेस्ट टाइम कैसे करना है, अपने शेड्यूल को मॉनिटर कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है हमने इसमें ध्यान रखनी है। तो यहीं पे मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, अरे ओहो मैंने गलत पीपीटी बंद कर दी है। हमारी भूमिका क्या है, एंट्री रिक्वायरमेंट के बारे में उनको बताना, सीवी लिखना, इंटरव्यू कराना, जीडी की तैयारी, सिमुलेशन है, यदि सिमुलेशन तो हमारे पास है नहीं सिमुलेटर्स, बट जो बेटर कॉलेजेस हैं शायद हम वहां सोच सकते हैं। नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज यूज जोड़ना, रेफरेंसेस, मेंटरिंग क्या होती है उस पर देखना। मैं जो थिंक पॉइंट लिखा है वो मैं आपको पढ़ देता हूं, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि अभी हमने प्रिपरेशन वाला पार्ट डिस्कस किया, ऐसा कौन सा था जो आपके लिए नई इंफॉर्मेशन थी। हालांकि जैसा मैंने कहा नया कुछ भी नहीं था, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने उसको स्ट्रक्चर में डाल दिया। बट आई वुड बी हैप्पी टू नो यदि कोई ऐसी चीज है जो आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोची थी, या तो आप मुझे शेयर करें। थिंक पॉइंट क्या है, थिंक पॉइंट ये है, करियर चॉइस से करियर प्रिपरेशन के बीच में बच्चे क्या चैलेंज फेस करते हैं। विशाल जी ने ऑलरेडी एक बता दिया, एक तो चैलेंज फेस करते हैं पैसे के, फिनेंशियल, और क्या चैलेंज फेस करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इस पूरे सेशन को कंक्लूड करेंगे। एक स्लाइड सिर्फ मेरे पास है जिसमें 2 लाइनें हैं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो मेरी सजेशन, मैं चाहूंगा कि पहले तो आप ये बताएं कि करियर प्रिपरेशन वाले फेज में मैंने जितने स्टेप्स की चर्चा की उसमें से आपके काम का क्या था या आपके लिए नया क्या था।
चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। उससे मुझे आइडिया लगता है कि लोग क्या चीज पिक कर रहे हैं, क्या नहीं पिक कर रहे हैं। काइंडली शेयर करें प्लीज। मैंने आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस की कि कैसे जब बच्चे ने फाइनल कर लिया स्टेप करियर, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं वो फाइनल किया, किस स्टेप्स पे क्या प्रिपरेशन की जरूरत है वो भी फाइनल किया। सोशल एक्सेप्टेंस, ओके, ठीक है। और कोई चीज कुछ कहना चाहें? कोई इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके लिए जो शेयर करना चाहेंगे? सर कई बार बच्चा डिसाइड करता है तब तक लेट हो जाता है, जैसे अभी सर ने बात की ना कि वो अगर उन्हें गाइड करे तो वो सीयू का एग्जाम मिस कर चुका है, तो कई बार बच्चे डिसीजन बहुत लेट लेते हैं कि मुझे करना क्या है। वो डिसीजन लेवल जो एंट्री पॉइंट है वहीं पे ही गड़बड़ हो जाती है। तो शुरू में वो अगर जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो लेटर स्टेज पे आती है कई बार, और उसी से वो डिले हो जाता है प्रोसेस, तब तक गाड़ी छूट चुकी होती है। राइट, ये है मैम बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब तक उनको पता चलता है तब तक लेट हो चुका होता है। बट फिर वही है कि यदि पॉसिबल है उसको सेकंड चांस दे सकते हो, तो यदि फैमिली, कई बार फैमिली अफोर्ड करती, जैसे अभी मेरे एक परिचित है, नहीं करती। हाँ नहीं करती, आई अंडरस्टैंड दैट। अभी जैसे मेरी एक रिलेटिव है, उनके एक मतलब रिलेटिव नहीं, फैमिली फ्रेंड है, उनकी डॉटर ने ग्रेजुएशन किया पंजाब एसडी कॉलेज से, चंडीगढ़ से, एंड मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश और ऐसे सब्जेक्ट्स लेके। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू टेक 1 year ब्रेक बिफोर गोइंग फॉर पीजी, और इस 1 year में छोटे मोटे जैसे वीडियो एडिटिंग का एक सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहती है वो लोग, बस। और बाकी वो थोड़ा घूमना फिरना और एक्सप्लोरेशन चाह रही है कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। और जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है मास कम्युनिकेशन के लिए, जैसे जामिया है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, उसकी तैयारी डेडिकेटेड रूप से 1 साल करना चाहती है। देखो, बीए फाइनल के बाद तुरंत ही कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है, जनरल इंडियन टेंडेंसी है। लेकिन जो फैमिली अफोर्ड कर सकती है, जैसे यूके में स्कूलिंग के बाद 1 साल का गैप ईयर लेना नॉर्मल है। हमारे यहाँ रिवाज क्या है कि चलो नीट की भी तैयारी करते रहे, साथ में बीएससी जूलॉजी भी एडमिशन ले ले, नहीं तो साल वेस्ट हो जाएगा। इंडियन पेरेंट्स आर टू मच ऑक्युपाइड विद वेस्टिंग अ ईयर एंड दे आर परफेक्टली फाइन विद वेस्टिंग अ लाइफ। मतलब जल्दी जल्दी में कुछ और कर लेगा बच्चा, ना नीट क्वालिफाई हो रहा है, ना बीएससी फर्स्ट ईयर क्लियर हो रही है, तो बच्चे की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जा रही है। तो वो भी एक हमको कहीं ना कहीं पेरेंट एजुकेशन में 1 साल यदि बच्चा एक्सप्लोर करता है तो, और यदि आपको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता नौकरी 18, देखो ना, एक बच्चे ने +2 की, फिर यूजी कर ली, फिर पीजी कर ली, फिर 2 साल तैयारी की, उसके बाद कहीं क्वालिफाई किया। और एक बच्चे ने यूजी की, 1 साल का गैप किया, फिर पीजी की, उसके बाद 1 ही साल में उसका हो गया, तो बात घूम फिर के बराबर हो गई। कई बार 1 साल अर्ली हो जाता है उसका, जिसने 1 साल का गैप लिया होता। तो लाइफ की ट्रेजेक्टरी तो सबकी अलग अलग तरीके से चल रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये साल जरूर मिस हो गया मैम उस बच्चे का, लेकिन यदि वो बच्चा कन्विंस्ड है, तो मैंने एक चीज और फील किया है कि यदि आप सच में कन्विंस्ड हो तो फिर कायनात एफर्ट करती है। मतलब इन द सेंस कि जैसे मेरे कलीग हैं जो मुझे कल शिमला मिले, पुराने मित्र हैं मेरे, इंफॉर्मेटिक ऑफिसर थे मंडी में। उन्होंने बोला यार मुझे ना पीजी डिप्लोमा करनी है करियर गाइडेंस में, बताओ कहाँ से करनी है। मैंने कहा सर एक ही यूनिवर्सिटी है, भरतियार यूनिवर्सिटी, आप ट्राई करो। उन्होंने देखा, बोले यार तो 25 तारीख लास्ट डेट खत्म हो गई, कल तो 26 थी। मैंने जो वहाँ कोर्स कराती है मैम, उनको कॉल कर दिया। मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं ना पीडीएफ भेज देती हूँ, उनको बोलना कि प्रिंट करें, भरे और मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं एडमिशन कर दूंगी। तो जैसे मैं कह रहा था उस बच्चे के लिए कि शायद डेट खत्म हो गई है, लेकिन यदि 3rd और 4th लिस्ट में भी सीटें रह जाती हैं तो डायरेक्ट एप्लीकेशन वालों की भी एडमिशन हो जाती है। क्योंकि जो यहाँ पर पढ़ाते हैं सोशल वर्क, तीनों में 2 मेरे मित्र हैं। तो कई बार क्या होता है कि, और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, इस साल नहीं अगले साल होगा।
तो यदि वो अफोर्ड कर सकता है, मुझे नहीं पता वो बच्चा अफोर्ड करेगा, कर सकता है कि नहीं, घर की कंडीशन क्या है, या बच्चा कन्विंस है भी, तो जो हम कोर इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, पेरेंट मानेंगे कि नहीं, वो एक चैलेंज कलेक्टिविस्टिक कल्चर में हमेशा रहता है। और कोई चीज ऐड करना चाहे कोई साथी? एक चीज में सर, आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, निखिल कामत जो जीरोधा के बॉस हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छी सी चीज दी थी कि आने वाले 2030 तक बहुत सारे करियर जो हैं दे आर गोइंग टू चेंज। और सर ये वाला आर्टिकल एचपी करियर कनेक्ट पे भी डालना। ओके श्योर। उसमें जैसे उन्होंने कहा था कि सच जो केयर इकोनॉमी जॉब्स हैं, जैसे नर्सिंग प्रोफेशन, सोशल वर्क, काउंसलिंग प्रोफेशन एंड पर्सनल केयर एड्स, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड ग्रो करने वाली है, जबकि उन्होंने एक लिस्ट भी दी है कि ये शायद हो जाए। तो इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा कि ब्रेक, कि पहले आप बेहतर टाइम इन्वेस्ट करें और देखें भी कि ये वाला करियर जिसके लिए आप जा रहे हैं वो बचेगा भी कि नहीं बचेगा, या उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी कि नहीं रहेगी। आज के सिनेरियो में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत जरूरी। सर हम लोग लकी हैं हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल के बच्चे, नीरू मैम ने भी जो प्रोफाइल दिया था बच्चे की, हमारे लोग पीपल करियर में बहुत अच्छा करते हैं सर। दे आर वेरी गुड एट इट। टीचिंग, काउंसलिंग जो है ना, काउंसलिंग की तो हम ट्रेनिंग ले नहीं रहे हैं, बीएड तो हम अपना थोक से कर रहे हैं, बट काउंसलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आई कैन शेयर दिस आर्टिकल। मेरा एक आर्टिकल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से लेबर मार्केट में क्या चेंज होने वाला है। तो ये 2021-22 का आर्टिकल है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में डालना, मैं आपसे शेयर करूंगा। उसमें वही चीज है जो आपने बात कही कि एमईपी कहती है कि हर स्कूल क्लस्टर पर एक सोशल वर्कर और एक काउंसलर रखना ही है, क्योंकि उनको पता हर स्कूल में तो रख नहीं सकते, इतने लोग नहीं है हमारे पास, बट हर स्कूल क्लस्टर में रख सकते हैं। अब ये बताओ क्या हुआ, जैसे ही सीबीएसई ने कंफर्म किया कि स्पेशल एजुकेटर हर स्कूल में होगा, मेरे जितने स्टूडेंट जिसने बीएड किया है, डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट किया है, सब स्पेशल एजुकेटर की नौकरी पा गए। और ये वो बच्चे हैं जिनका जम्मू में जो प्राइवेट बीएड होती थी, उनका बीएड में एडमिशन नहीं होता था, तो बोलते थे कि सर स्पेशल बीएड में एडमिशन हो रहा है, जिसको घटिया माना जाता था, क्योंकि मेन बच्चे तो बीएड में चले गए स्पेशल। अब जो बच्चे, मतलब इट्स लाइक एमबीबीएस में नहीं मिल रही है, बीडीएस कर लेते हैं। तो जैसे वही हुआ कि बीएड में नहीं मिल रहा, स्पेशल बीएड कर लेते हैं। जिन बच्चों ने उस जमाने में स्पेशल बीएड किया, क्योंकि हिमाचल में था नहीं, अभी भी नहीं है स्पेशल बीएड, एक मेरे ख्याल सुंदरनगर में है शायद, कि वो भी बंद हो गया, मुझे याद नहीं है। बाकी जिन लोगों ने स्पेशल बीएड किया है जेएनके से, सारे बच्चे लग गए। जिन लोगों ने डिप्लोमा किया था, तो मैं हमेशा पीछे पढ़ता हूँ बच्चों को कि बेटे दीदी तुम्हारे में पीपल स्किल है, काउंसलिंग का डिप्लोमा ही कर ले, कुछ कर ले, साइकोलॉजी का कर ले, क्योंकि स्कूलों के लिए मैंडेटरी हो गया। अच्छा बुरा बात की बात है, वो देखते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट कैंपस में होना चाहिए, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल हो रही है। तो सोशल वर्क और काउंसलिंग में, केयर इकोनॉमी में बहुत कुछ होने वाला है, और जिस तरह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रही है उसमें और होने वाला है। देखो आज से 20 साल पहले फिजियोथेरेपिस्ट की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, न उतने फिजियोथेरेपिस्ट थे। अभी भी फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कम है। और बड़े बच्चे जो मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, बड़े बच्चों को मैंने धक्का दिया, बेटा एमबीबीएस ठीक है, बट 3 बार तूने नीट दे लिया, अब तो मेरे कहने पे बीपीटी का दो, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, एंड दोस किड्स आर वेरी हैप्पी। एक तो कंपटीशन नहीं वहां पर, और घर से बुला के लोग ले जाते हैं फिजियोथेरेपी है ना। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें हमको ध्यान देने की जरूरत है। और कोई क्वेश्चन या कमेंट? आई विल गो टू द लास्ट स्लाइड, जो बहुत सिंपल है अभी तक जो मैंने बात कही है, कि करियर सपोर्ट वन टाइम इवेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन, सेल्फ नॉलेज भी काफी नहीं है, प्लानिंग के साथ थोड़ा चलना पड़ता है। और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि प्लानिंग के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, ऑलवेज मैप आउट योर फ्यूचर बट डू इट विथ पेंसिल। पेंसिल से बनाओ ताकि आप ऑनलाइन कोर्स करेक्शन कर लो, क्योंकि लाइफ आपके हाथ में नहीं है, चीजें अनसर्टेन है, जैसा हमने प्लान किया वैसा नहीं होता है, लेकिन लगभग वैसा हो सकता है यदि हम ऑनलाइन कोर्स करेक्शन जो है वो करते रहें। और एज ए टीचर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर का रोल है, क्योंकि हम बच्चों को करियर नहीं दे रहे हैं, हम उनको टूल दे रहे हैं। करियर हमारी देने की औकात भी नहीं है, काश होती तो हमने सबको दे दिया होता, लेकिन उनको कुछ टूल देने के लिए जरूर हम लोग सक्षम हैं। उसमें जो बेस्ट हो सकता है हमको वो करना चाहिए। विद दिस आई विल क्लोज फॉर नाउ।
आपके कोई क्वेश्चंस कमेंट हैं तो बताएं। कल का मैंने कहा 3 एजेंडा है। पहले तो डिस्कस करेंगे कि करियर गाइडेंस सेल कैसे एस्टेब्लिश करना है, फिर डिस्कस करेंगे एज ए करियर प्रैक्टिशनर कैसे डिस्कस करना है, और लास्ट में एक छोटा सा वैलिडिक्टरी सेशन है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग भी वैलिडिक्टरी सेशन में 1-2 लोग अच्छे से तैयारी कर लें, और डिग्निटरीज यदि आते हैं तो आपने उनको ये हाईलाइट जरूर करना है कि हमें ऑफलाइन कोर्सेज के लिए सपोर्ट मिलनी चाहिए। बस इतना ही एजेंडा है मेरा। बाकी तो हम सब अधिकतर लोग घर के ही हैं, तो सबको सिचुएशन जो है वो पता है। मेरे ख्याल से और किसी को कुछ कहना है तो प्लीज अपनी बात कह सकते हैं। आज की इंपॉर्टेंट लर्निंग शेयर करना चाहें, कोई इंसाइट, कोई इंफॉर्मेशन, कुछ भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। आज हमारे बीच अनुपमा मैम भी जुड़ी हैं, और जो मैंने आपको 6 डे प्रोग्राम मैंने कमिट किया है कि 2-3 महीने बाद हम FDP 2.0 करेंगे, उसमें अनुपमा मैम का भी एक सेशन होगा। तो मैम हैज बीन वेरी काइंड एनफ, उनको मुझे नहीं लगता है ये सारी चीजों की जरूरत है। शी हैज बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 20-25 years, मोर देन दैट। मैम आप कुछ अभी कहना चाहते हो तो यू आर वेलकम। भोपाल बेस्ड हैं। थैंक यू सो मच सर। आई मीन जितना आपको सुनती हूँ ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। नहीं ऐसा नहीं है। द होल आई मीन बहुत अच्छा लग रहा है। 2 मैंने कल और यस्टरडे एंड डे बिफोर के 2 इम्पोर्टेंट सेशन मेरे से मिस हुए हैं। लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे मौका मिले आपके जो आप इन हाउस प्लान कर रहे हैं उसमें आने का। एंड मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स एग्री करेंगे कि भले ही हमें कितना ही आता है, लेकिन सर को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज्यादा और ज्ञान मिल गया है। So I'm so very thankful to you, sir. थैंक यू मैम। ये सारी रिकॉर्डिंग हमने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मैम ना, इसके लिंक्स मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ जी प्लीज डू दैट सर। और आई जस्ट मिस सर का नेम जिन्होंने मेंशन किया 2030 में कौन कौन से करियर चेंज हो जाएंगे, तो वो भी मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस ग्रुप पे वो डाल दें तो दैट विल बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ऑल्सो सर वो आप जो आपने फेयर वाला करियर फेयर करना था, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, तो वो भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। कोई और साथी कुछ कहना चाहते हैं? वो आर्टिकल मैंने करियर कनेक्ट वाले इस पे तो डाल दिया है। अगर इस वाले में भी FDP में भी डाल देते। ठीक है सर। राइट, कुछ और साथी कुछ कहेंगे, क्योंकि 7 मिनट आपके पास ऑलरेडी हैं। कुछ और कहना चाहें कह सकते हैं, बट इफ यू डोंट हैव एनीथिंग तो सर मैं एक चीज और कहना चाह रही थी। सर जब मैं भी उस ग्रुप में कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी जो आप लोग लाइक राइजेक और मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बेसिस पे आप प्लान कर रहे हैं कि करियर को हम कैटेगराइजेशंस करेंगे ऑप्शंस को, तो वो जब भी गोपाल सर के साथ आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज आई वुड बी कैसे करेंगे। या ओके सर, थैंक यू। कल के लिए फिर मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है क्या जो मुझे कहना था तीनों स्टेप्स को लेकर के। तो अब आइए, तो हमारे साथियों ने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री कमेंट्स डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच। वी आर एबल टू डू थिंग्स बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इनटू इट। गोपाल सर ने बहुत फिर से एक बड़ा पॉजिटिव कमेंट दिया है। उनके कमेंट्स हमेशा मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन का काम करते हैं। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस सर। We'll look forward to see you amidst us tomorrow as well. Yes, sir. I'll be available. मैंने session miss किए, but tomorrow I'll make it a sure point that I'll be. Thank you, sir. Thank you. Whole session, sir. I'll be there. Thank you, sir. Thank you. Okay. So have a good evening ahead, and let us close. Thank you.